नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गैस पेपर्स की और गैस पेपर्स में आज हम फर्स्ट ईयर के सॉइल साइंस की बात करने वाले हैं, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस आपके कोर्स की बात होने वाली है। ठीक है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। थोड़ा सा जुकाम जो है लग गया है, इसलिए आवाज में थोड़ा सा परिवर्तन आपको महसूस होगा, लेकिन ज्यादा परिवर्तन नहीं है, ओके है मामला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस पेपर की बात हो रही है, तो सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि SSAC यानी कि आपके जो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है, ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं सॉइल साइंस से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिलेंगे, उनकी बात करेंगे। और इसके बाद में जो है हम पूरा इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि कौन कौन से जो है आपको क्या लिखना क्या आना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना है, कौन सा कितना मैटर होना चाहिए, कैसे लिखना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। यहाँ पर जो पैटर्न लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको लिख के आना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, और डेफिनेशन में हम ये कहेंगे कि या तो सॉइल मिनरल्स में या फिर सॉइल रॉक्स में, दोनों में से आपको जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। रॉक्स को ओनली रॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रॉक्स और मिनरल्स में से क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन के तौर पे। उसके बाद में पोरोसिटी और इसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस की यहाँ हम इसलिए बात कर रहे हैं, कभी कभी क्या करता है कि जो आपने टिप्पणी वाला जो क्वेश्चन है उसमें सॉइल पोरोसिटी डाल देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर डेफिनेशन तो लिखनी होती है, साथ में फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी लिखना होता है, क्योंकि टिप्पणी में थोड़ा सा ज्यादा लिखना होता है हमें पांचवें क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद में सोइल क्या है, इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। फील्ड कैपेसिटी क्या है, इसकी बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट क्या है, इसकी बात करेंगे। सॉइल कंसिस्टेंसी क्या है, इसकी भी बात करेंगे। अवेलेबल वाटर क्या है, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा बेस सेचुरेशन जो कैपेसिटी है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपके डेफिनेशन रहने वाली है, इनमें से आपको अधिकतर डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आगे चलते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, वो ही डिफरेंस यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और इनमें से ये जो डिफरेंस है टेक्सचर वाला और स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज का। पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, टेक्सचर क्या है और आपके सोइल स्ट्रक्चर क्या है, दोनों में से क्वेश्चन आता है, जरूर इसको ध्यान रखना है। और जो है आपके डिफरेंस के तौर पे इसको जरूर देखोगे आप। इसके बाद में बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अंतर वाला क्वेश्चन भी बनता है। और पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, ठीक है, दोनों ही आपके सोइल साइंस की ब्रांचेज है, बस अप्रोच का चेंज है कि जो आपके पेडोलॉजी होती है उसमें हमारी अप्रोच ये रहती है कि हम सोइल का जो है जेनेसिस का, क्लासिफिकेशन की, इनकी बात करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इडेफोलॉजी होती है उसमें हमारी अप्रोच ये रहती है कि हम प्लांट के रिलेशन में उसको देखते हैं कि न्यूट्रिएंट देने की कैपेसिटी कितनी है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आ जाता है सोइल प्रोफाइल विथ जो आपके डायग्राम। ठीक है, यानी कि प्रोफाइल को हम क्या करेंगे, डायग्राम के साथ देखेंगे कि कौन कौन से जो है हॉरिजॉन्स है, कौन सा हॉरिजॉन कहाँ पाया जा रहा है, कौन से हॉरिजॉन में क्या गुण है। इसके साथ में ही हम उसको जो सॉइल है वो एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम कैसे है, या प्लांट के लिए ग्रोथ का एक आधार कैसे बनता है। ठीक है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो मिट्टी में कैसे होती है, वो सारी चीजें हम इसमें ही डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में सभी ऑर्डर्स की बात करेंगे। ठीक है, आपके लगभग 12 ऑर्डर है जो सोइल क्लासिफिकेशन में आते हैं, इनकी सभी की बात करेंगे कि कौन किसका क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में भी हमने डिस्कस किया था इसको बहुत अच्छे से। इसके बाद में आ जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन और इसकी प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस है और फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, 5 फैक्टर है, पांचों की बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से डेफिनेशंस भी आती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ह्यूमिफिकेशन हो गई, लेटराइजेशन हो गई, पोरजोलाइजेशन हो गई, ठीक है, इनसे क्या होता है, अच्छी अच्छी डेफिनेशन के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में रॉक्स एंड मिनरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसके अलावा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करेंगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, एग्रीकल्चर में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद में आगे चलेंगे लॉन्ग टाइप सेकंड में हम कहेंगे कि व्हाट डू यू मीन ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग से आप क्या समझते हो, इसकी चर्चा करेंगे। और वेदरिंग के तीनों प्रकार, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तीनों प्रकार को देखेंगे। ठीक है, और वेदरिंग किस प्रकार से मदद करती है सोइल फॉर्मेशन में, उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे
कर लेंगे। इसके बाद में आ जाता है व्हाट आर कोलॉइड्स, कोलॉइड्स क्या होते हैं, और कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कोलॉइड होते हैं, इनऑर्गेनिक कोलॉइड होते हैं, दोनों की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। और साथ में देखेंगे कि जो बफरिंग है, ठीक है, वो आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एनयूई, इन सब की चर्चा करेंगे। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी क्या होती है, बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। साथ में देखेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का क्या रोल है, यहाँ पर सारी चर्चा करेंगे। सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल, यानी कि जो आपकी सॉइल है उसमें पानी का मूवमेंट कैसे होता है, ऊपर से नीचे कैसे जाता है, इसकी भी हम सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गैस पेपर था, इसके अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें देखते चलते हैं, सभी चीजों को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस पे मिलेगी, यानी कि जो हमारा ऐप है उस पे मिल जाएगी, और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पीडीएफ है, इसके अलावा आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए अपने साथियों को जरूर इसको शेयर करोगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। पहला, सोइल मिनरल और रॉक्स दोनों को देख लेते हैं परिभाषा के तौर पे। मिनरल में और रॉक्स में देखो एक बेसिक अंतर क्या होता है वो समझ लेते हैं। मिनरल जो होते हैं एक फिक्स जो आपके संरचना के बने हुए होते हैं, और एक यूनिट बार बार रिपीट होती है। आगे बात समझ में, जैसे हम सिलिका कहते हैं तो सिलिका SiO2, ये सिलिका का सूत्र होता है, ठीक है। अब ये जो सूत्र है ये बार बार रिपीट होता है, ऐसे ही बहुत सारे यूनिट्स मिलकर मिनरल बनाती है। लेकिन रॉक्स में ऐसा नहीं होता है, रॉक्स में अलग अलग प्रकार के जो मिनरल होते हैं वो मिलकर रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलकर क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। इसके अलावा मिनरल्स के अलावा अदर मैटर भी उसमें होता है रॉक्स में, ठीक है। तो ये अंतर होता है ज्योमेट्री का, और इनके जो अरेंजमेंट है उसका अंतर होता है, ज्यादा अंतर इनमें नहीं होता है। तो मृदा खनिज वे अजैविक तत्व होते हैं जो कि मृदा का आधार बनते हैं। ये चट्टानों के टूटने से उत्पन्न होते हैं और पौधों के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। यानी कि चट्टानें टूटकर क्या बनाती है, मिनरल बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मिनरल किस में थे, चट्टानों में थे। चट्टानों की वेदरिंग हुई, उसके बाद में मिनरल्स का निर्माण हुआ। इसके बाद में रॉक्स की बात करें तो रॉक्स क्या है, चट्टानें ठोस प्राकृतिक रूप से होने वाली वस्तुएं होती है जो कि खनिजों से बनी होती है। किन से मिलकर बनी हुई है, मिनरल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ये छोटे छोटे कणों में टूटकर मृदा का निर्माण करती है। इसका मतलब मिनरल्स के लिए जरूरी क्या है, रॉक्स होना जरूरी है, और रॉक्स के लिए क्या जरूरी है, मिनरल्स होना जरूरी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब दोनों साथ में था तो रॉक्स बना रहे थे, मिनरल अलग हो जाते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं तो अकेले मिनरल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बाकी जो है अंतर हम देखें तो इनकी जो जियोमेट्री होती है, ठीक है, वो फिक्स होती है। ये फिक्स संरचना में होते हैं, ठीक है। इनकी कोई फिक्स संरचना नहीं होती है, ठीक है। इनका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, एक अंतर तो ये कर सकते हो। इसके अलावा आप अंतर लिख जो है इनमें उदाहरण लिख सकते हो। उदाहरण में आप हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये वाले जो है इसमें उदाहरण लिख सकते हो। और यहाँ पर रॉक्स में आप क्या डाल सकते हो, आपके इग्नियस रॉक हो गई, इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, ठीक है। ये क्या होती है, या मार्बल हो गया, सिस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ग्रेनाइट हो गया, ये सब क्या होते हैं, रॉक्स के टाइप ही होते हैं, रॉक्स के जो है उदाहरण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सभी मिनरल्स जो है क्या होते हैं, मुख्य रूप से सभी रॉक्स में क्या पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है। सभी रॉक्स में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के मिनरल होते हैं। और मिनरल जो होते हैं एक ही संरचना का रिपीटेड पोर्शन होता है, ठीक है। एक ही चीज बार बार रिपीट होती है तब जाकर मिनरल का निर्माण होता है। इस प्रकार से एडिशनल चीज ये भी हम बोल सकते हैं। पोरोसिटी की बात करते हैं तो पोरोसिटी क्या होती है, जब हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मिट्टी में बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। दूसरा जो है ठोस पदार्थ होता है जिसको हम चट्टान के रूप में या कणों के रूप में जानते हैं कि मिट्टी के कण है, ठीक है। इनके अतिरिक्त भी मिट्टी में क्या रह जाती है, कुछ जगह रह जाती है, कुछ क्या रह जाते हैं, पोर रह जाते हैं। पोर का मतलब खाली स्थान। ये जो पोर होते हैं इनमें या तो हवा रहती है या पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो हवा और पानी को सम्मिलित रूप से मिलाकर जो पोर्स हैं इनको हम पोरोसिटी के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये जो पोर है इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, पोरोसिटी बनती है। तो मृदा के कणों के बीच में रिक्त स्थान की मात्रा को दर्शाता है। जो पानी और हवा
को धारण करता है। जितनी अधिक छिद्रता होगी यानी कि पोरोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बेहतर मृदा की जल धारण क्षमता और जड़ों की वृद्धि होगी। आ गई बात समझ में? तो जितना ज्यादा जो जगह बनती है कणों के बीच में उतनी ही ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बनती है। ठीक है, यानी कि आपके जो क्ले सॉइल है, जो चिकनी सॉइल होती है, बिल्कुल बारीक कणों वाली जो सॉइल होती है उसमें सबसे ज्यादा पोरेसिटी पाई जाती है। उसके बाद में लोम सॉइल में होती है और उसके बाद में सैंडी सॉइल में होती है। ठीक है, तो सैंडी में सबसे कम पोरोसिटी होती है और क्ले में सबसे ज्यादा पोरेसिटी पाई जाती है। ये चीजें ध्यान रखना। यही कारण होता है कि क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और जो सैंड होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। जनरली आप ऐसी मिट्टी में पानी डालो जिसके मोटे मोटे कण हैं। ठीक है, राजस्थान की जो मिट्टी है नॉर्मली आपकी सैंडी मिट्टी है। ठीक है, यानी कि जब हम मरुस्थल की तरफ जाते हैं वहां पर सैंडी मिट्टी देखने को मिलती है। उसमें पानी डालो, डालते ही नीचे चले जाएगा और गहराई में उतर जाएगा, ऊपर ठहरेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्ले लोम में पानी डालो, ये पहले तो धीरे धीरे अवशोषित होगा। ठीक है, पानी अचानक से अवशोषित नहीं होगा, धीरे धीरे अवशोषित होगा। और दूसरी बात, एक बार अवशोषित हो जाने के बाद में लंबे टाइम तक होल्ड रहेगा। ठीक है, पानी कणों के बीच में फंसा रहेगा, बहकर नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। इसके बाद में बात करें इसका क्या महत्व है, तो जल को और हवा को धारण करने की क्षमता को निर्धारित करते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि और मृदा की उर्वरता को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि पानी ना ही तो ज्यादा होल्ड होना चाहिए और ना ही कम होल्ड होना चाहिए, मीडियम क्वालिटी का पानी और एयर दोनों रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती है? लोम सॉइल में पाई जाती है। ठीक है, इसमें पानी भी आधा होता है और एयर भी आधी होती है। आधा जो जगह है, पोर स्पेस है, उसमें पानी है, आधी जगह में एयर है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक ही रहता है, जो कि प्लांट के लिए सही रहता है। इसलिए हम इस सॉइल को, जो लोमी है, इसको हम आइडियल सॉइल मानते हैं। किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इसको आइडियल मानते हैं। आ गई बात समझ में? इसको क्यों अच्छा मान रहे हैं? क्योंकि इसमें ना तो पानी ज्यादा होल्ड होता है और ना ही एयर ज्यादा रहती है, दोनों का चीजों का आधा आधा संतुलन बना रहता है, इसलिए वो सही माना जाता है। ठीक है, क्ले की तरफ जाते हैं वो ज्यादा पानी होल्ड करती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सैंड की तरफ जाते हैं तो उसमें पानी कम होल्ड रहता है और एयर ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो पानी कम होने की वजह से वहां पर सूखे से पौधा मर जाता है। तो दोनों ही सॉइल में प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोमी सॉइल अच्छी होती है किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपका सोइल है क्या? तो सोइल आपकी जो ऊपर वाली अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो होती है जिसका मुख्य रूप से उसमें मिनरल होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर होती है, एयर होते हैं, और ये सभी क्या करते हैं? प्लांट को सपोर्ट करते हैं लाइफ में। ठीक है, उसको जीवित रहने में सपोर्ट करते हैं। तो मिट्टी है क्या? ऊपर वाली एक ल्यूज लेयर है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली एक ल्यूज लेयर है, जो कि क्या कर रही है? उसमें मिनरल, उसमें आपके ऑर्गेनिक मैटर, उसमें एयर और वाटर पाया जाता है, और ये प्लांट को ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हैं, लाइफ के लिए सपोर्ट करते हैं। इस चीज को हम मृदा बोलते हैं। आ गई बात समझ में? ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब नॉर्मल भाषा में आप ऐसे समझो, आपने सिंचाई की, क्या की? सिंचाई की, और सिंचाई के 1 से लेकर 1.5 दिन या मान लो 24 घंटे के बाद में मान लो, जैसे आपकी अच्छी मिट्टी होती है ना, जो लोमी मिट्टी होती है ना, उसमें तो 1 दिन मान लो, या अदर मिट्टी में 1 से 2 दिन के बाद में जो कंडीशन आपके सॉइल में दिखाई देती है, आपने पानी पिलाया, पानी पिलाने के 1 से 2 दिन के बाद में जो सॉइल की कंडीशन होती है वो फील्ड कैपेसिटी पे होती है। ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर था वो तो रिमूव हो चुका है, वो तो बहकर जा चुका है। अब जो वाटर है वो पौधों को प्राप्त होने वाला वाटर है, जिसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी पे पर अवेलेबल वाटर है। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी के बाद में जो जितना भी आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, उसके बीच में पौधों को क्या प्राप्त होता है? पानी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अवेलेबल पानी की शुरुआत होती है यहाँ से। ठीक है, तो क्षेत्र क्षमता वह जल मात्रा होती है जो मृदा में अतिरिक्त जल निकास निकलने के बाद रहती है। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर जो पानी में भी उसमें था, कणों के अंदर था एक्स्ट्रा वाटर, वो तो चला गया। अब उसके बाद में जो होल्ड रह गया पानी, जो कि किसको प्राप्त होगा? पौधों को प्राप्त होगा, वह आपका क्या है? वह आपके फील्ड कैपेसिटी पे रहता है। ठीक है, यह पौधों के लिए आदर्श जल स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ से पौधों को पानी अवेलेबल होना स्टार्ट
हो जाता है। और कहाँ तक होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक प्राप्त होता है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। पौधों को पानी कहाँ से प्राप्त हो रहा है? फील्ड कैपेसिटी से प्राप्त होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कहाँ तक मिल रहा है? तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक मिल रहा है, विल्टिंग पॉइंट तक मिल रहा है। ये बात आप ध्यान रखोगे दोनों चीजों को। इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो देखो, इसको समझने का प्रयास करो। हम ये कहते हैं कि मान लो 1 ग्राम सोइल है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 1 ग्राम आपने सोइल का वेट किया, अब उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है, ठीक है। 1 ग्राम सोइल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है। इसके लिए आवश्यक जो ऊर्जा है, इसके लिए आवश्यक जो एनर्जी है, वह आपकी क्या होती है? वह आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है, ठीक है। आपने 1 ग्राम सोइल ली, उसको 1 सेंटीग्रेड गर्म करना चाहा, तो उसके लिए जो हीट दी, जो टेम्परेचर आपने दिया, वह टेम्परेचर क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। सिंपल भाषा तो ये है। यहाँ पर ध्यान देना है, विशिष्ट ऊष्मा वह मात्रा होती है, ऊष्मा की वह मात्रा है जो कि मर्दा के एक निश्चित वजन, अब निश्चित वजन को यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में क्या लिया? 1 ग्राम ले लिया। आप 1 किलो ले सकते हो, 10 ग्राम ले सकते हो, ठीक है। वो तो जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी 1 ग्राम गर्म जो है 1 डिग्री गर्म करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एक निश्चित वजन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस पर हमें क्या करना है? गर्म करना है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, करने पर इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वही आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। बात समझ में आई? सिंपल है। मान लो आपने जो है मिट्टी उठाई, और मिट्टी उठाकर आपने उसका वेट कर लिया कि ये तो 10 ग्राम मिट्टी है। कितनी ग्राम है? 10 ग्राम मिट्टी है। अब उस 10 ग्राम मिट्टी को आप 1 सेंटीग्रेड गर्म, इसका टेम्परेचर मान लो अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। अभी इसका टेम्परेचर 25 पे था, अब आपने इसको गर्म किया और 26 कर दिया इसका जो टेम्परेचर है वो। अब 1 डिग्री बढ़ाने में आपको जितनी एनर्जी की आवश्यकता हुई, वो क्या थी? आपके स्पेसिफिक हीट थी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट जो आपके सैंडी सॉइल होती है उसकी हमेशा कम होती है, और जो क्ले सॉइल होती है उसकी हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि जितना ऑर्गेनिक मैटर मिलता रहता है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा स्पेसिफिक हीट की आवश्यकता होती है। जो कण होते हैं उनको गर्म करना आसान होता है, ऑर्गेनिक मैटर को गर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वहां पर एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कहाँ बढ़ेगी? जैसे जैसे हम क्ले की ओर जाएंगे वैसे वैसे स्पेसिफिक हीट बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद में आ जाता है सॉइल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है दो कणों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। दो कण किस बल के आधार पर चिपके हुए हैं, वो आपके कंसिस्टेंसी को बताने का काम करता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, मृदा की सुसंगति मृदा की उस समता को दर्शाती है जो कि दबाव के तहत तहत रूप में बदलने से बचती है। यह बताती है कि मृदा भंगुर, दृढ़ और प्लास्टिक है, ठीक है। आपने एक मिट्टी लिया, मिट्टी का कुछ पोर्शन लिया, उस पे फोर्स करके उसको उसके आकार को चेंज करना चाहा, ठीक है। अब उसके आकार को चेंज करने में आपको जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है, वो आपके कंसिस्टेंसी को बताने का काम करता है। जैसे जो क्ले मिट्टी है वो यदि सूखी हुई है, ठीक है, तो उसको चेंज करना, उसके आकार को चेंज करना काफी हार्ड होता है, ठीक है। वहीं पे हम बात करें आपके सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल में आपको क्या है? नॉर्मली देखने को मिलेगा कि जो मिट्टी का आकार है उसको परिवर्तन करने में आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिट्टी में जो है नमी की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है कि नमी कितनी है। पहले तो नमी जो मिट्टी का प्रकार है उस पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है कि मृदा में नमी कितनी है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। ये भंगुर, भंगुर का मतलब टूटने वाला, दृढ़ यानी कि हार्ड, और प्लास्टिक यानी बढ़ने वाली, इस प्रकार के नेचर को बताने का काम करती है। अवेलेबल वाटर की बात कर लेते हैं। अवेलेबल वाटर क्या होता है? तो हम ये कहते हैं उपलब्ध वाटर वह जल की मात्रा है मिट्टी में, ठीक है, जो पौधों द्वारा मृदा से अवशोषित की जा सकती है। यह क्षेत्र समता और स्थायी मुरझान बिंदु के बीच में होती है। अभी तो मैंने बताया था आपको कि फील्ड कैपेसिटी से लेकर, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी से लेकर आपको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक, विल्टिंग
पॉइंट के बीच में जितना भी पानी अवेलेबल होता है वो सारा पौधे ले सकते हैं। ठीक है, ये प्लांट, ये जो आपका पानी है इसको पौधे आराम से अवशोषित कर सकते हैं, और जिस पानी को पौधे अवशोषित कर सकते हैं वो आपके अवेलेबल पानी या अवेलेबल वाटर कहलाता है। ठीक है, इसको हम कैपिलरी वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ध्यान रख लेना दोनों चीजें क्या होता है अवेलेबल वाटर। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी का आपको पहले बता ही दिया था, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये होता है कि जब उस पानी पर पौधा मुरझाना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, यहाँ से पौधा क्या कर देता है, मुरझाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और इस अवस्था में यदि हमने पानी फिर भी नहीं दिया तो फिर पौधा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वो रिकवर नहीं कर पाएगा। ये वह स्टेज होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अवेलेबल जो पानी है ये आपका उपलब्ध वाटर कहलाता है, और आपके जो पौधे हैं इनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद में आ जाता है बेस सेचुरेशन कैपेसिटी। ठीक है, बेस सेचुरेशन कैपेसिटी क्या है, तो आधार जो संतृप्ति क्षमता है यह मृदा की आयन विनिमय क्षमता CEC का वह प्रतिशत है जो कि मूल आयनों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम द्वारा भरा जाता है। यानी कि एक CEC होता है। CEC क्या है, तो CEC उस कैपेसिटी को बताने का काम करता है जो कि धन आयनों के द्वारा एक्सचेंज होती है। ठीक है, मान लो ये धन आयन है, कैल्शियम है, ये किसी दूसरे आयन द्वारा एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, H+ द्वारा एक्सचेंज हो गया, 2H+ यहाँ पर जो है कले के ऊपर आ गए, और ये कैल्शियम जो है जड़ों के अंदर चला गया। तो ये जो एक्सचेंज हुआ, दो आयनों का जो एक्सचेंज हुआ, इसमें से मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम द्वारा जिन जो आयनों का एक्सचेंज होता है उसे बेस सेचुरेशन कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों के CEC को ही हम क्या बोलते हैं, बेस सेचुरेशन कैपेसिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में CEC का भी ध्यान रखना, इसकी हम और बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी पूछी जाती है। इसके बाद में आ जाता है आपके अंतर वाला क्वेश्चन, और अंतर वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें से इंपॉर्टेंटली आपके टेक्सचर और सोइल स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये बार बार पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी जो है सम्मिलित की गई है, ऐड की गई है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, तो देखो टेक्सचर का मतलब होता है कि कौन से कण कितनी मात्रा में है। ठीक है, जैसे सेंड के कण जानते हैं मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके कण आ जाते हैं सिल्ट के जो मध्यम होते हैं, और फिर आ जाते हैं क्ले के कण जो सबसे छोटे होते हैं। तो किस कण का कितना पोर्शन है ये बताने का काम कौन करता है, टेक्सचर करता है। जैसे सैंडी सॉइल में हम ये कहते हैं कि 40 से ऊपर, ठीक है, 40% से ऊपर आपके क्या होती है, सैंड होती है, या 60% से ऊपर तक सैंड चली जाती है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी बहुत मात्रा में सिल्ट होता है, और कले बहुत कम, 10 से लेकर 15% तक कले होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन बताने का काम है ये आपके टेक्सचर का है। स्ट्रक्चर क्या करती है, तो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बताती है कणों का। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे, जैसे मान लो ये कण है, ये इसके पास में बिल्कुल टच में था, और ये बहुत सारे कण आपस में मिलकर ऐसे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये प्लेटी संरचना है। ठीक है, कण क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ज्यादा विस्तार कर रहे हैं और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कौन सी बन रही है, आपके प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। इसी को हम सोइल स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, दो शब्दों को पकड़ना है। ये तो अनुपात को बताता है, जो सैंड होती है, सिल्ट होती है और क्ले होता है, तीनों के अनुपात को बताने का काम करता है। ये उनकी व्यवस्था को, अरेंजमेंट को बताने का काम करता है। यहाँ पर ध्यान देना है, अरेंजमेंट या जो इनकी व्यवस्था है उसको बताने का काम किसका है, सोइल स्ट्रक्चर का है। ठीक है, इफेक्ट क्या आता है, जल धारण और जल निकासी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अभी बात की थी हमने, जितने ज्यादा छोटे कण होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, तो जल धारण को बढ़ा रहे हैं, और जल धारण बढ़ेगा तो निकासी कम हो जाएगी, पानी कम निकल के जाएगा, एक जगह ठहर जाएगा। तो जल निकासी को और जल धारण को दोनों को प्रभावित करते हैं। पानी के प्रवाह, जड़ों की वृद्धि, हवा के संचार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पौधा कौन सा ग्रो करेगा कौन सा नहीं करेगा ये डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो पानी के प्रवाह का यहाँ भी जो है फर्क पड़ता है, जड़ों की वृद्धि का फर्क पड़ता है, और हवा के संचार को भी प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे आपकी जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें जड़ें सही ढंग से जो है गहराई में नहीं जा पाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो वो जो है हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए इतनी सुटेबल नहीं है।
दूसरी तरफ इनका निर्माण कैसे होता है, तो हम जानते ही हैं कणों का निर्माण तो कैसे होगा, तो कणों का तो निर्माण रेत, सिल्ट, चिकनी मिट्टी द्वारा बनता है। ठीक है, जो टेक्सचर बनता है इनके अनुपात से बनता है। और जो मृदा स्ट्रक्चर है ये इनके जो कण है इनके गुच्छों के समूह से बनती है। ठीक है, बहुत सारे कण मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, जल और हवा को प्रभावित करके पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। ठीक है, किसको प्रभावित कर रहा है, जल और हवा को प्रभावित करके पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी ये प्रभावित करते हैं। जल और हवा को कैसे कर रहे हैं, तो अभी बता रहा था मैं कि ये जो आपके कण है, कणों के बीच में जगह है, और ये जगह किस पर डिपेंड करती है, कणों की साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा छोटे कण होंगे जल को उतना ही धारण कर पाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें तो जड़ प्रवेश पानी की धारण क्षमता और पोषक तत्वों के आंदोलन को प्रभावित करती है। यानी कि इनका जो है हम कहते हैं मूवमेंट, मुख्य रूप से एक जड़ के द्वारा या एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट होता है पोषक तत्वों का, वो डिपेंड किस पे करता है, वो आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है किसमें, मृदा की जो हम बात कर रहे हैं सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर में। इसके बाद में दूसरा आ जाता है बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि बल्क डेंसिटी में आपको ठोस भाग को तो शामिल करना ही है, साथ में उसकी पोरोसिटी, पोर स्पेस को भी शामिल करना है। दोनों चीजों को शामिल करोगे वो बल्क डेंसिटी कहलाएगी। और ओनली ठोस भाग को, जो छिद्रों को छोड़कर जो आपके कणों का आकार है, कणों का जो घनत्व है, उसी को शामिल करोगे तो पार्टिकल डेंसिटी होती है। ये एग्रीकल्चर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीजें भी ध्यान आप रखोगे। इसमें कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले मृदा प्रति इकाई आयतन में कुल द्रव्यमान, कुल में दोनों चीजें हैं, एक ठोस कण भी है और छिद्र भी है, तो दोनों चीजें, जो आपका पोर स्पेस है वो भी शामिल है और साथ में सॉलिड स्पेस भी शामिल है। दोनों चीजें किस में शामिल होती है, बल्क डेंसिटी में। दूसरी तरफ पार्टिकल डेंसिटी है तो मृदा कणों का प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान छिद्रों को छोड़कर, यानी कि यहाँ पर पोर स्पेस को हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। और जो पार्टिकल डेंसिटी निकाली है वो किसकी निकाली है, सिर्फ मृदा के कणों की निकाली है। इसके बाद में मृदा के संकुचन को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शा रहा है, कंपैक्शन को, संकुचन को दर्शाने का काम बल्क डेंसिटी का है। ये मृदा में ठोस कणों की घनता को दर्शाने का काम करते हैं। इसमें प्रति घन सेंटीमीटर में मापते हैं, इसको भी प्रति घन सेंटीमीटर में ही मापते हैं, दोनों में ये एक सेम ही चीज है। ठीक है, दोनों की इकाई एक जैसी ही होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मृदा संकुचन से संबंध क्या होता है, तो बल्क, जो उच्च बल्क घनत्व है अधिक संकुचित मृदा को दर्शाता है। ठीक है, ज्यादा घनत्व बढ़ेगा तो मृदा का कॉम्पैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, उसमें जो पोर स्पेस है वो कम होता जाएगा। आ गई बात समझ में, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं होता है। ज्यादा घनत्व वाली बल्क डेंसिटी वाली मृदा एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं होती है, तो कम वाली होनी चाहिए। दूसरी तरफ कण घनत्व संकोचन के बाद बावजूद स्थिर रहता है। कण घनत्व में ज्यादा परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि संकुचन होगा तो कम क्या होगा, पोर स्पेस होगा, और पोर स्पेस को तो हम शामिल कर ही नहीं रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कॉम्पैक्ट होने पर परिवर्तन होगा, इसमें कॉम्पैक्ट होने पर परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही किसका मान है, ये तो ठोस कणों का मान है, और वो तो कॉम्पैक्ट होते ही नहीं है ना। कॉम्पैक्ट तो क्या होता है, जो पोर स्पेस है वो दबता है, वो इकट्ठा होता है। ठीक है, तो वो तो कम इसमें होएगा। आगे बात समझ में, उसमें प्रभावित नहीं होते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो पेडोलॉजी की और इडेफोलॉजी का एक बेसिक अंतर आप समझ लो, फिर बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, यदि हमको एग्रीकल्चर करनी है, ठीक है, तो हम क्या क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर करनी है तो हम ये देखेंगे कि मिट्टी कितना पानी होल्ड कर पाती है। ठीक है, मिट्टी में कितने न्यूट्रिएंट है। ठीक है, मिट्टी न्यूट्रिएंट अपटेक करने की कैपेसिटी कितनी रखती है, यानी कि पौधे को प्रोवाइड करवाने की कैपेसिटी कितनी है। ये बातें हम किसके संदर्भ में देख रहे हैं, प्लांट के संदर्भ में, उसको बढ़ाने के लिए देख रहे हैं, भाई इसकी ग्रोथ होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें
तो ये बातें हैं, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, इडेफोलॉजी की बात चल रही थी। इडेफोलॉजी में मैं ये कह रहा था कि सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि हमें प्लांट के रिलेशन में देखना है कि मिट्टी सही है या नहीं है, ठीक है। तो वहां पर बात किसकी होगी, इडेफोलॉजी की। जैसे हमें प्लांट के लिए क्या जरूरी चाहिए कि पानी होना चाहिए अवेलेबल और होल्ड रहना चाहिए मिट्टी में, ठीक है, ताकि वो पौधे को उपलब्ध हो सके। तो वाटर होल्डिंग को, सीईसी को, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने की जो कैपेसिटी है उसको, इन सबको हम किस में देखते हैं, इडेफोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ पेडोलॉजी में, यदि पेडोलॉजी में हमें यह देखना है कि इस मिट्टी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है, ये मिट्टी कौन सी रॉक्स से मिलकर बनी है, ठीक है। इसके अलावा इस मिट्टी का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये हम पेडोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। भाई इसका ऑर्डर कौन सा है, इसकी सीरीज कौन सी है, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कौन से मिनरल पाए जा रहे हैं, कौन सी रॉक्स पाई जा रही है, उन सब चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं, पेडोलॉजी में करते हैं। आगे बात समझ में, ये दोनों में अंतर होता है, कंसेप्ट का अंतर है, बाकी और ज्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पर मृदा निर्माण की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, गुणों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर मृदा के पौधों की वृद्धि और पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी कि पौधों की वृद्धि कैसी होगी, पर्यावरण का प्रभाव उस पर कैसा होगा, ये बातें इडेफोलॉजी में देखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मृदा की उत्पत्ति, विकास, वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि ओरिजिन कैसे हुआ है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, ये बातें किस में देखते हैं, पेडोलॉजी में। यहाँ पर मृदा के पौधों पर प्रभाव, कृषि में भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। यानी कि इडेफोलॉजी में हम क्या करते हैं कि ये मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए सही है या नहीं है, इस चीज का ध्यान रखते हैं, ठीक है, इसके विषय में अध्ययन करते हैं। दूसरा, यह सीधे कृषि पर ध्यान नहीं देता है लेकिन कृषि प्रथाओं को प्रभावित करता है। यानी कि जो कृषि की जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है हमारी, उन पर प्रभाव इसका पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। दूसरा है, ये सीधे डायरेक्ट तौर पे एग्रीकल्चर को ही प्रभावित करते हैं, उसके ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को, इसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद में आ जाता है उपयोग की जाने की विधियां, ठीक है। वर्गीकरण प्रणालियों और मृदा मानचित्रों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर मृदा, पानी, पौधों के संबंध के अध्ययन का उपयोग होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। इंपोर्टेंटली ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी दोनों को, क्योंकि बारीक डिफरेंस है जो दोनों को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। चाहे परिभाषा के रूप में बन जाए तो भी यहाँ से लिख के आ सकते हो, और अंतर के रूप में, टिप्पणी के रूप में आ जाए तो भी यहाँ से लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 4 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं सोइल प्रोफाइल की, ठीक है। अब देखो प्रोफाइल क्या होती है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही मिट्टी जो है निर्मित होना स्टार्ट होती है, तो हम ये कहते हैं कि मिट्टी का निर्माण ही का मतलब होता है प्रोफाइल का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। भाई जितनी ज्यादा प्रोफाइल विकसित होगी, अच्छी होगी, उतनी ही हमारे लिए एग्रीकल्चर भी करना सही रहेगा, ठीक है। तो प्रोफाइल क्या होती है कि नॉर्मली ये मान लो आपकी मिट्टी है, ठीक है। अब इस मिट्टी में कंटिन्यू क्या होता है, ऊपर से बारिश होती रहती है, ठीक है। अब बारिश की वजह से इसमें पानी अंदर जाता रहेगा। अब पानी जाता रहेगा तो इसके साथ में बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी पानी के साथ घुलकर नीचे आते रहेंगे, ठीक है। तो एक फिक्स लेवल पे आके वो क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर कुछ जो न्यूट्रिएंट है वो जो घुल के नहीं आते हैं वो जमा हो जाएंगे, ठीक है। और उसके नीचे जो घुलने वाले न्यूट्रिएंट है वो आके जमा हो जाएंगे, और उससे नीचे रॉक्स आ जाएगी, ठीक है। और रॉक्स से नीचे आपके हार्ड रॉक्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट मटेरियल होता है, यहाँ पर हार्ड रॉक्स आ जाती है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल कटान होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, जो आपकी वर्टिकल सेक्शन है सोइल का उसी को, ठीक है। सोइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल। सोइल का क्या है, एक वर्टिकल सेक्शन है विच शो द डिफरेंस लेयर ऑफ सोइल फ्रॉम द सरफेस डाउन टू बेड रॉक। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग प्रकार की लेयर्स में बटी हुई रहती है, ठीक है। एक जैसी नहीं दिखाई देती है, अलग अलग होती है। ऊपर अलग लेयर रहेगी, उसके नीचे अलग रहेगी। अभी उन लेयर्स की भी हम बात करेंगे, इनको हम हॉरिजॉन्स बोलते हैं, ठीक है। जो लेयर्स होती है इनको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्स बोलते हैं। हिंदी में इनको संस्तर कहते हैं। These layers are called horizons, each with different physical and chemical properties। प्रत्येक की क्या होती है, अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग होती है सबकी, ठीक है। तो ये देखने को मिलती है। सोइल प्रोफाइल की लेयर्स की बात करें
तो ओ हॉरिजॉन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ओ हॉरिजॉन की बात करें तो कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिक, ओ हॉरिजॉन का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक है, तो इसके बारे में सीधा सीधा ही सुन लो मेरे से। ऑर्गेनिक हॉरिजॉन का मतलब ये होता है कि जो जंगल वाली मृदाएं होती है अधिकतर ये वहीं पे होता है, जिस मृदा को हम छेड़ते नहीं है ना कंटिन्यू, वहां पर जो है ऊपर से पत्ते वत्ते, जो टहनियां है, जो फूल है, वो गिरते रहते हैं, ठीक है, और वो गिर के सड़ते रहते हैं। अब सड़ेंगे तो कार्बनिक पदार्थ तो बनेगा ही, अब वो कार्बनिक पदार्थ एक लेयर के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक लेयर के रूप में जमा हो गया है। ये आपके वर्टिकल सेक्शन हमने बना दिया, और सबसे ऊपर क्या हो गया है, एक जो है आपके कार्बनिक पदार्थ का मटेरियल जमा हो गया है ब्लैक कलर का, आपके एक लेयर बन गई है, इसको हमने ओ हॉरिजॉन कहा है, ठीक है। तो सड़े गुले पत्ते हैं, पौधे हैं, जानवरों से बनी हुई होती है, ये पौधों के वृद्धि के लिए पोषक तत्वों से भरपूर रहती है, लेकिन वहां पर खेती हम करते ही नहीं है, तो हमारे काम की नहीं है। दूसरा आ गया ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन का मतलब जो आपके टॉप सॉइल है, ऊपर वाली सॉइल जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, यह परत क्या होती है, खनिज और जैविक सामग्री से भरपूर होती है, ठीक है। खनिज और जैविक सामग्री का मतलब क्या हुआ, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होगा काफी हद तक, और इसमें जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो भी अवेलेबल होंगे। यह पौधों की वृद्धि का समर्थन करती है, जिसमें रेत होती है, सिल्ट होती है, चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, और जैविक पदार्थ होते हैं, ये सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। ये तो कण है तीनों आपके, सैंड, सिल्ट और कले के कण है, और ये क्या है, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर है, इन सब का मिक्सर होता है, ठीक है। इसके बाद में बी हॉरिजॉन, सब सोइल आ गई। यह परत ऊपर की परतों से लीक होकर खनिज जमा करती है, यह आमतौर पर घनी होती है, इसमें जैविक पदार्थ कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दूसरी ए लेयर थी, ए लेयर में खनिज पदार्थ थोड़ा सा कम है, ठीक है, और इससे कम है लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पर बी में और भी कम हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, लेकिन कुछ विशेष जो आपके न्यूट्रिएंट है वो यहाँ आकर, ऊपर से यहाँ आकर जमा हो जाते हैं, इसलिए इस यहाँ पर जो निक्सालन की जो प्रोसेस होती है, यहाँ से पानी के साथ लीचिंग होकर नीचे आ रहे हैं, तो इसको तो हम इलुविएशन कहते हैं, इलुविएशन प्रोसेस, और यहाँ आकर जमा होने को आइलुविएशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। पूछी भी जाती है ये दोनों प्रोसेस, तो ध्यान रखना कि ए हॉरिजॉन से कुछ मिनरल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, घुलकर, पानी के साथ घुलकर नीचे बी हॉरिजॉन में आ रहे हैं, इसको इलुविएशन, वॉशिंग आउट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वॉशिंग आउट, ठीक है, यानी कि धुलकर बाहर निकल जाना। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर वॉशिंग इन हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो धुले हुए हैं, जो पानी के साथ घुल गए थे, वो यहाँ आकर जमा हो रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ आकर जमा होने की प्रोसेस को इलुविएशन, और ऊपर से घुलकर आने की प्रोसेस को आइलुविएशन कहते हैं, ठीक है। ये आइलुविएशन है, ये इलुविएशन है, ठीक है, एक ही शब्द का फर्क है, ज्यादा अंतर इनमें नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाती है सी प्रोसेस। सी में क्या होता है, सी ओरिजोन में क्या होता है, तो ये परत मृदा निर्माण के लिए मौसम द्वारा प्रभावित मूल सामग्री से बनी होती है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, पेरेंट मटेरियल होता है, इसी से मृदा का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है, इसी की वेदरिंग होती है और मृदा का निर्माण इसी से होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आ जाता है बेडरॉक, यानी कि जिसको हम आर ओरिजोन कहते हैं, इसमें नीचे क्या आ जाती है, जो पत्थरों की जो लेयर्स है वो आ जाती है, अनवेदर्ड होती है, यानी कि जो एक्चुअल में जो रॉक्स होती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। हम नीचे गहराई में जितने जाते जाएंगे ये सारी लेयर्स आती जाएगी, उसके बाद में एक लेयर आपके हल्की फुल्की वेदर होगी, और लास्ट में रॉक्स आ जाएगी, ठीक है, चट्टाने आ जाएगी। देखते हैं हम नॉर्मली ट्यूबवेल उबेल करवाते हैं तो नीचे पत्थर आ जाता है, उसके बाद में पहले तो हम जो है नॉर्मल जो है वो डोले वाला आता है उसी से जो है 100-150 फुट तक तो उसी से करवा लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो है आपके पत्थर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर वो जो है पत्थर को तोड़ने वाली मशीन आती है, वो तोड़कर जो है ट्यूबवेल करती है, अंदर जाकर वहां से पानी निकलता है। आ गई बात समझ में। तो पत्थरों में पानी होता है अंदर नीचे, तो ये वहां पर देखने को मिलता है, वो आर होरिजोन ही है, बेडरॉक्सी है, जिनको मशीनों द्वारा तोड़ा जाता है। अब है कि सोइल एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, समझाइए, ये कभी कभी पूछ लेते हैं टिप्पणी के रूप में, बड़े क्वेश्चन के रूप में, कि सोइल प्लांट को ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी है।
मीडियम के तौर पे क्यों काम कर रही है उसको समझाइए, उसमें रोल को समझाइए। ठीक है, तो मिट्टी क्या क्या करती है, मिट्टी पौधे को पानी दे रही है, मिट्टी पौधे को न्यूट्रिएंट दे रही है, मिट्टी पौधे को सहारा देती है, मिट्टी पौधे को ऑर्गेनिक मैटर देती है, मिट्टी में होते हैं बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो वो पौधे को सपोर्ट करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि पौधे को सपोर्ट कर रही है, तभी जाकर पौधा जो है ग्रोथ कर पाता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है मिट्टी पौधों को न्यूट्रिएंट की आपूर्ति करवाती है। ठीक है, कई प्रकार के पोषक तत्व, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, ये क्या करवाते हैं, पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। ये मिट्टी में कहाँ से आ रहे हैं, तो रॉक्स होती है, रॉक्स टूटकर मिनरल बनाती है और मिनरल्स टूटकर इस प्रकार के आयनों में बदल जाती है। ठीक है, तो वहां से ये मिल रहे हैं। इसके बाद में आ जाता है वाटर रिटेंशन, पानी को होल्ड रखती है, जिसकी वजह से वो पौधों को प्राप्त होता है। अभी हम देख रहे थे कि वो जो मिट्टी है आपकी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो पानी को होल्ड करके रखती है, धारण करके रखती है। ठीक है, जिससे वो पौधों को प्राप्त होता है। इसके बाद में आ जाता है एरेशन, यानी कि वायु संचार। एरेशन का मतलब पानी के साथ साथ मिट्टी से ऑक्सीजन भी मिलता है जड़ों को। ठीक है, जड़ों को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। यदि ऑक्सीजन जड़ों को नहीं मिलता है तो प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो उस ग्रोथ के लिए यहाँ से जो है आपके ऑक्सीजन भी मिलता है, इस बात को भी ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है सपोर्ट फॉर रूट्स, रूट्स के लिए सपोर्ट करता है, यानी कि जो आपके पौधे की रूट्स है वो अधिक गहराई तक जा सके और पौधे में चारों ओर जो मिट्टी है उसमें चारों ओर फैल सके, इसके लिए रूट्स को सपोर्ट करती है। इसके अलावा मिट्टी हीट देती है। ठीक है, क्या देती है, हीट, उष्मा निकलती रहती है नीचे से, क्योंकि नीचे चट्टाने हैं। हम जानते हैं मिट्टी के कोर में, जो आपकी पृथ्वी है उसके कोर में क्या है, मेग्मा है, और मेग्मा बहुत ज्यादा गर्म होता है, वहां पर अलग अलग जो है अभिक्रियाएं चल रही है। ठीक है, उसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा ताप है और वो ताप धीरे धीरे कंडक्शन के थ्रू ऊपर आता रहता है। ठीक है, तभी तो मिट्टी जो है जैसे जैसे गहराई में जाती है मिट्टी में हमको जो तपन महसूस होती है, ताप महसूस होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, कंडक्शन के द्वारा उष्मा निकल के आ रही है। उस उष्मा का उपयोग पौधे की जड़ें करती है। ठीक है, उस उष्मा का उपयोग कौन कर रही है, पौधे की जड़ें करती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हीट भी मिलती है, इसके साथ में पानी, ये सारी चीजें तो मिलती है, ऑर्गेनिक मैटर मिलता ही है। ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी सहायता करते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स क्या है, तो हम ये कहते हैं कि जब सोइल को क्लासीफाई करते हैं, सोइल को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, तो सबसे पहले सोइल के ऑर्डर लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, ऑर्डर लिखे जाते हैं। ठीक है, यूएसडीए क्या है, तो ये यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट एग्रीकल्चर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, एक संस्था है जो कि सोइल पे काम करती है। ठीक है, यूएसए की संस्था है ये, इसको ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऑर्डर को याद कैसे करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 12 ऑर्डर है सर, 12 जो है हमें कंफ्यूज हो जाता है, हम एक एक को भूल जाते हैं। ठीक है, बीच में से एक खिसक के चला जाता है, दिमाग में रहता ही नहीं है, तो हम कैसे याद करें, तो इसके लिए आपके लिए एक सूत्र बनाया गया है। ठीक है, क्या है, ए वागामी हाउस, ए वागामी ए वागामी हाउस। ठीक है, इसमें 12 कवर हो जाते हैं। ये जो ए है इनको थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी चीजें रिपीट नहीं हो रही है, ए वाले रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अल्फिसोल, एंटीसोल, एरिडिसोल। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी जो चीजें हैं, वर्टिसोल हो गया, मोलिसोल हो गया, ठीक है, इंसेप्टिसोल हो गया, हिस्टोसोल हो गया, तो ये सारे जो है आपके इसमें एक एक नाम से एक एक चीजें देखने को मिल जाएगी, तो इससे याद हो जाएंगे। इसके बाद में इनके कैरेक्टर पढ़ लेते हैं एक एक करके। ठीक है, कैरेक्टर में क्या है, तो जैसे जैसे जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती है उसके आधार पर वहां का वैसा ही ऑर्डर डेवलप होता है। ठीक है, मान लो जहां पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस या लेटराइजेशन की प्रोसेस हो रही है वहां पर ऑक्सीसोल डेवलप हो जाती है। ठीक है, जहां पर एरिड जलवायु है, ठीक है, और वहां पर जो है अधिकतर सूखा रहता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम रहता है, तो वो एरिडिसोल हो जाता है। ठीक है, तो सोल किसकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से डेवलप हो रहे हैं। सोल का मतलब इसमें जो है सोइल से होता है,
ठीक है। जो आपके ये पीछे वाला जो सोल लगा हुआ है ये सोइल को बताता है, यानी कि मिट्टी के प्रकार को, और जो अल्फी आगे लगा हुआ है, एडी आगे लगा हुआ है, ये लेटिन भाषा के शब्द है। ठीक है, किस भाषा के हैं? लेटिन भाषा के शब्द है, और इनका एक विशेष अर्थ होता है जो कि इन्हीं से उठाया जाता है। जैसे एरिड है, तो एरिड का तो हम जानते हैं कि एरिड का अर्थ क्या होता है? शुष्क होता है, तो शुष्क जलवायु की है, इसलिए एरिड में होने वाली सोल। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका एक स्पेसिफिक नेम भी होता है। ठीक है, अल्फी सोल की बात करें तो मॉडल जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ में ही आपको क्या दिया? आमतौर पर वन क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। इनमें एक अच्छी तरह से विकसित चिकनी मिट्टी वाला बी परत होता है। बी परत का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बी होरिजोन पाया जाता है। ठीक है, बी होरिजोन पाया जाता है, ये बात कहना चाह रहा है। दूसरी बात, एंडीसोल। एंडीसोल क्या है? तो ये ज्वालामुखी की राख से बनते हैं। ठीक है, कंटिन्यू आपने देखा होगा, सुना होगा कि जापान की तरफ पर यहाँ पर क्या होती है? जलवायु, ये जो आपकी ज्वालामुखी है ये धधकती रहती है, कंप्लीट चलती रहती है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है? लावा निकलता है, वो लावा आकर साइड में जमा होता है, और जमा होने के बाद में ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर उसकी वेदरिंग होगी, क्योंकि वो रॉक्स के रूप में जमा हो चुका है। अब उसकी वेदरिंग होगी, और उससे जो मिट्टी का निर्माण होगा वो आपके एंडीसोल बनेगी। ठीक है, आगे बात समझ गए? ये उपजाऊ होती है, इनमें उच्च जल धारण क्षमता होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में एरिडीसोल आ गया। अभी हमने बात की थी, एरिडीसोल का मतलब क्या है? सीधा सीधा ये शुष्क क्षेत्रों में या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो शुष्क शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ में ही इनमें जैविक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधे उग ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जानवर बहुत कम है, तो सूक्ष्म पदार्थ तो जो है कम होना ही है, कार्बनिक पदार्थ तो कम होना ही है, तो वो है इनकी मात्रा कम होती है। ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या है? एरिड सोइल में कम होती है। इसके बाद में आ जाता है एंटीसोल। एंटीसोल क्या है? यह युवा मृदाएं है। युवाओं का मतलब ये अभी अभी जो है इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि नदियां क्या करती है? नदियां जो है पत्थरों को बहा कर लेकर आती है, पत्थर धीरे धीरे टूटते हैं, छोटे कंकड़ में बदलते हैं, और कंकड़ धीरे धीरे टूटकर मिट्टी में बदल जाता है। ठीक है, और मैदानों में आकर जो नदियां होती है वो उसको मिट्टी को फैला देती है, चारों ओर वहीं पे छोड़ देती है। तो उससे क्या होता है? अभी जो है नई नई प्रोसेस स्टार्ट ही हो रही होती है, वहां पर सोइल फॉर्मेशन डेवलप हो ही रहा होता है। तो ऐसे होरिजोन जो बनते हैं इनको हम एंटीसोल बोलते हैं। ठीक है, ये युवा मृदाएं होती हैं जिनमें परतों का विकास कम होता है। परतों का मतलब जो आपके प्रोफाइल है उसका विकास अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। ये हाल ही में जमा हुई सामग्री क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि अभी अभी क्या हुई है? ये जमा हुई है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना ये एंटीसोल होता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं गेलीसोल की। गेलीसोल का मतलब क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा ठंडी जलवायु, जहां पर कंटिन्यू बारिश बारिश नहीं, कंटिन्यू बर्फ गिरती रहती है। ठीक है, बर्फ गिरेगी तो बर्फ के नीचे क्या रहती है? मिट्टी रहती है, और उसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है बहुत सालों तक, और उसमें कुछ जो है नॉमिनल से आपके जो है वायरस या कुछ बैक्टीरिया ही वहां पे जीवित रह पाते हैं, बाकी सूक्ष्म जीव भी वहां पे बहुत कम होते हैं। तो ऐसी मिट्टी को हम गेलीसोल के रूप में जानते हैं। ठीक है, यह अत्यधिक ठंडी जलवायु में पाई जाती है, अक्सर स्थायी ठंडे प्रदेशों में ये रहती है। ठीक है, जहां पर कंटिन्यू बारिश वो बर्फबारी होती रहती है। बात करते हैं हिस्टोसोल की। तो हिस्टोसोल क्या है? इसमें ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ये हिस्टो है ना, इसका मतलब ही ऑर्गेनिक ही होता है। ठीक है, हिस्टो का मतलब ही क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आर्द्र भूमि में जहां पर बारिश होती रहती है वहां पर होती है, और जैविक पदार्थ से भरपूर होती है। ठीक है, जैविक पदार्थ का मतलब क्या हुआ? इनमें लगभग 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। नॉर्मल सोइल के लिए हम क्या कहते हैं कि 5% से कम होता है। ठीक है, लेकिन इनमें 20% से ज्यादा पाया जा रहा है। इसका मतलब ये जंगल में रहने वाली जो पिट सोइल है, ठीक है, उन वो मुख्य रूप से इसका एग्जाम्पल होती है, जहां पर जंगलों में कंटिन्यू क्या होती रहती है? पत्तियां, पेड़ ये गिरते रहते हैं, जानवर मरते रहते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर वहां पर इकट्ठा होता रहता है। तो ऐसी जो मिट्टियां होती है ये आपके किस में आती है? हिस्टोसोल में आती है। इसके बाद में आता है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल में क्या है? तो ये विभिन्न जलवायु में पाया जाता है, इनमें कमजोर रूप से विकसित परतें होती है, यानी कि ये भी पूर्ण रूप से जो है डेवलप प्रोफाइल नहीं होती है। अभी प्रोफाइल जो है प्रोसेसिंग में चली ही रही होती है, प्रोफाइल का निर्माण अभी हो ही रहा होता है। उस टाइम की जो है आपके इंसेप्टिसोल इसको कहा जाता है। इसके बाद में आ जाता है मोलिसोल। मोलिसोल का मतलब होता है
समशीतोष्ण जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है वहां पर, वहां वाले प्रदेशों में पाई जाती है। ये मृदाएं जैविक पदार्थ में समृद्ध होती है। यहाँ पर भी जो है ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। लेकिन हिस्टोसोल जितना ऑर्गेनिक मैटर इनमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना। मोलिसोल में भी ऑर्गेनिक मैटर होता है लेकिन हिस्टोसोल जितना नहीं होता है, ठीक है। और ये फर्टाइल होती है, यानी कि इनमें आप जो है उत्पादन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीसोल की बात करें तो जहां पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, या हम ये कहते हैं जहां पर जो है लेटेराइजेशन की प्रक्रिया होती है, वहां पर ये मिट्टियां विकसित होती है, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है, अत्यधिक अपक्षयी और लीक किए गए मृदाओं से, जो हम कहते हैं वेदरिंग, काफी ज्यादा वेदरिंग हो जाती है, उसके बाद में लीचिंग के द्वारा बनी हुई मिट्टियां क्या कहलाती है, आपके ऑक्सीसोल कहलाती है, ठीक है। तो ये हाईली वेदर्ड सोइल होती है ऑक्सीसोल, ठीक है। और हाईली वेदर्ड होने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो बहुत अच्छी होगी, फर्टाइल होगी, नहीं, ये कभी नहीं होता है, ठीक है। जितनी ज्यादा वेदरिंग होती जाएगी उतने ही मिनरल टूटते जाएंगे और जो है पौधों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो लीचिंग के द्वारा गहराई में चले जाएंगे, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा वेदरिंग होती है तो उसकी वजह से पौधों को जो है न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उस मिट्टी में, ठीक है। तो वेदरिंग कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर ज्यादा जो है वेदरिंग हो जाने की वजह से ये इतनी उपजाऊ नहीं होती है। और यहाँ पर नॉर्मली होता क्या है कि आपके जूमिंग खेती होती है, जिसको हम ट्रांसफर खेती बोलते हैं, ठीक है। जूम खेती यहाँ पर होती है जो कि आदिवासी करते हैं। इसके बाद में स्पोडोसोल आ जाती है। स्पोडोसोल के लिए हम ये कहते हैं कि ये ठंडे गीले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर, ठंडे और गीले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर शंकुधारी वन होते हैं। शंकुधारी वनों का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसे वन जो कि मुख्य रूप से क्या होते हैं, ऑक्सीजन की, जिनमें अधिकतर कमी ही पाई जाती है। ये मृदाएं अम्लीय होती है, इनमें आयरन एल्यूमिनियम की जो परत है वो जमा रहती है, ठीक है। एल्यूमिनियम और आयरन की जो परत है वो जमा रहती है यहाँ पर। अल्टीसोल की बात करें तो ये गर्म इलाकों में, ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है, जिसमें एक अच्छी तरह से विकसित चिकनी मिट्टी परत पाई जाती है, यानी कि जो है आपके होरिजोन अच्छा डेवलप रहता है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। वर्टिसोल सबसे इंपॉर्टेंट होरिजोन है, ध्यान रखना इसका। यह आपके ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर चिकनी मिट्टी उच्च मात्रा में होती है, यानी कि क्ले ज्यादा होता है, उस मिट्टी में ये देखने को मिलती है। ये मृदाएं नमी में बदलने के साथ साथ सिकुड़ती और फैलती रहती है, ठीक है, यानी कि इनमें सिकुड़ने और फैलने का गुण पाया जाता है। जैसे आपके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो काली मिट्टी, ठीक है, जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी जो ब्लैक सॉइल होती है वो इसी का एग्जाम्पल होती है। ब्लैक सॉइल को आप पानी दोगे वो फैल जाएगी, आप उसमें से पानी निकालोगे यानी कि वाष्पीकरण होगा, वो सूखेगी तो सिकुड़ जाएगी। तो ये नेचर किस में होता है, काली मिट्टी में होता है, और यही आपके वर्टिसोल में होता है, इसी का सोल होता है। काली मिट्टी का जो सोल है उसको हम वर्टिसोल कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑर्डर। इसके अलावा सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस हम देख लेते हैं, मृदा का निर्माण होता कैसे है, ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस है जो मृदा निर्माण में भाग लेती है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहेंगे कि उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा आता है कि सिर्फ मृदा निर्माण की प्रोसेस पूछी जाती है, कभी कभी सोइल फॉर्मेशन के जो है फैक्टर्स पूछे जाते हैं, और कभी कभी दोनों को मिलाकर पूछ लेते हैं। तो जब मिलाकर पूछे जाए तो फिर शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा चीजें जो है डिटेल में नहीं लिखनी है, हेडिंग सारी डालनी है लेकिन चीजें शॉर्ट में लिखकर आनी है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। सोइल फॉर्मेशन क्या है, तो मृदा निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों के परस्पर प्रभाव से समय के साथ मिट्टी विकसित होती है, यानी कि मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले मिट्टी का निर्माण कहाँ से स्टार्ट होता है, चट्टानों के छोटे छोटे कणों में टूटने से, ठीक है, यानी कि चट्टानें सबसे पहले टूटती है। पौधों और जानवरों से प्राप्त जैविक पदार्थ मिट्टी में पोषक तत्व और संरचना जोड़ता है, यानी कि अब ऑर्गेनिक मैटर उसमें मिल चुका है और पोषक तत्व ऐड हो रहे हैं, ठीक है। फिर पानी, हवा, तापमान और सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी के घटकों को बदलने में योगदान होता है, यानी कि ये भी धीरे धीरे मिट्टी को और तोड़ते हैं और परिवर्तित करते हैं। समय के साथ ये प्रक्रिया विशिष्ट गुण वाली मिट्टी की परतों यानी कि क्षैतिज में बदल जाती है, ऐसे जो हॉरिजॉन्स है उनमें चेंज हो जाती है समय के साथ। और जब हॉरिजॉन्स का निर्माण हो जाता है तब हम कहते हैं कि ये तो ट्रू सॉइल है, यानी कि वास्तविक सॉइल बन चुकी है। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये आपके मृदा निर्माण में ही होती है। इसके बाद में मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं को हम दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। एक मृदा निर्माण की प्रक्रिया ऐसी होती है जो कि सभी सॉइल में जनरली देखी जाती है,
ठीक है, क्या होती है, जनरली सभी सॉइल्स में देखी जाती है। और कुछ मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं ऐसी होती है दोस्तों जिनको हम स्पेसिफिक एरिया में ही देखते हैं, ठीक है, सभी जगह नहीं होती है, स्पेसिफिक जगह ही देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक कोई क्लाइमेट है उसी में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ते हैं। एडिशन यानी कि किसी भी चीज का ऐड होना, ठीक है, किसी भी चीज का ऐड होना। तो मिट्टी में बाहरी स्तरों से सामग्री का जोड़ी जाती है। सबसे पहले मान लो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आया, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं था, लेकिन बाहर से जो सूक्ष्म जीव है, जो आपके पेड़ पौधे हैं, जो जानवर है, उनसे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। पौधों और जानवरों से जैविक पदार्थ, हवा और पानी लाए जाते हैं, यानी कि ये आकर मिल जाते हैं, ठीक है। ये सभी जगह देखने को मिलेगा, तो बेसिक प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में मिट्टी के घटकों का विघटन और अपक्षय होगा, वो टूटेंगे और नए पदार्थों के रूप में बदलेंगे, ठीक है। प्रोसेस चलती रहती है, केमिकल और फिजिकल जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, और जो पदार्थ है वो नए नए रूपों में बदलते रहते हैं, ठीक है। जो प्रक्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं, वो होती रहती है। तो आपका जैविक पदार्थ किस में चेंज हो जाएगा, हुमस में बदल जाएगा। खनिज पदार्थ किस में बदल जाएंगे, छोटे भागों में मिट्टी में बदल जाएंगे, ठीक है। ट्रांसलोकेशन, फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, ठीक है। मिट्टी के घटक क्या करेंगे, एक परत में स्थानांतरित हो जाएंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। कैसे जाएंगे, पोषक तत्वों का निचलो परत में पहुंचना, मिट्टी के कणों का स्थानांतरण होना, ठीक है। पानी के साथ बहकर चले जाते हैं, पानी के साथ कुछ पदार्थ घुलकर नीचे वाली परतों में चले जाते हैं, जिसको हम लीचिंग कह रहे थे, ठीक है। तो लीचिंग की प्रोसेस होती रहती है, ये भी आपके बेसिक प्रोसेस में ही आती है। उसके बाद में आ जाता है रिमूवल। रिमूवल यानी कि कुछ पदार्थ जो है बाहर भी निकलते हैं सोइल से, तो मिट्टी के घटकों का कटाव या रिसाव के कारण हट जाना, बाहर निकल जाना। हवा या पानी के कटाव के कारण ऊपर की मिट्टी का क्या हो जाता है, एक जगह से उड़कर वो चली जाती है। तो ये भी आपके मिट्टी फॉर्मेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी। इसके बाद में आ जाती है स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो ये जो ह्यूमिफिकेशन है, इसको आप वहां भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्या होता है, कुछ पदार्थों का विघटन होता है, टूटते हैं और नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। तो इसको वहां पर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस कभी कभी स्पेसिफिक एरिया में विशेष रूप से होती है, इसलिए इसको यहाँ भी ऐड कर सकते हो। दोनों ही चीजें हैं। जैविक पदार्थ के विघटन से हुमस का निर्माण होता है। सड़ी गली पत्तियां, जड़ों से बने गहरे रंग का हुमस बनता है। आ गई बात समझ में, यानी कि दोनों चीजें होती है। एक तो जैविक पदार्थ का विघटन जो है हुमस का निर्माण करता है, और सड़ी गली पत्तियां, जड़ों से बने गहरे रंग का हुमस तैयार होता है। तो ये प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। हुमस का निर्माण होना ही ह्यूमिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। निर्माण होता कैसे है, तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उनको सूक्ष्म जीव तोड़ते हैं, उनको सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उनका अपघटन करते हैं और उनको ऐसे पदार्थ में बदल देते हैं जिनको आगे अब सूक्ष्म जीव तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। वो पदार्थ आते ही छोड़ देते हैं, फिर उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है। यानी कि उनसे टूटते ही नहीं है, आगे ऐसे आ जाते हैं पदार्थ, जटिल पदार्थ हो जाते हैं। इसके बाद में लेटेराइजेशन। तो लेटेराइजेशन ऐसी जगह होता है जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, जहां पर अधिक बारिश होती रहती है और क्लाइमेट कैसी रहती है, क्लाइमेट आपके जो है वार्म रहती है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर भी ज्यादा है और बारिश भी हो रही है। उस जगह पर होता क्या है, आपके लोहे और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है ये ऊपर वाली परतों में जमा रह जाते हैं और सिलिका नीचे आ जाती है, ठीक है। सिलिका क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। और इस प्रोसेस के थ्रू कौन सी मृदाएं बनती है, लाल और पीली लेटेराइट मृदाएं बनती है। तो लेटेराइजेशन के थ्रू कौन सी मृदाएं बन रही है, लेटेराइट मृदाएं बन रही है, ठीक है। लाल कलर और पीला कलर होने का कारण क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। ये आयरन जो होता है ये आपके लाल और पीला कलर होने का कारण होता है। पोर्जोलाइजेशन की बात करें तो लेटेराइजेशन के जस्ट उल्टी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपके ये ठंडी जगह पर होती है, ठीक है, और जहां पर बारिश भी होती रहती है। तो गीली जलवायु में जैविक अम्ल और खनिजों का रिसाव होता है। यहाँ पर होता क्या है, जो ये आपके आयरन और एल्यूमिनियम है ये तो घुलकर नीचे आ जाते हैं और सिलिका ऊपर जमा हो जाती है। सिलिका ऊपर वाली जो संस्तर है, जो ओरिजोन है, उनमें जमा हो जाएगी, आयरन नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेशन जो है आपके धुले हुए अम्लीय मिट्टी की परतों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो ये मिट्टियां आपके होती है ये स्पोडोसोल में आती है, ठीक है। पोर्जोलाइजेशन के थ्रू बनने वाली जो मिट्टियां हैं वो कौन सी है, स्पोडोसोल में आने वाली मिट्टियां होती है, ये ध्यान रखना। कैल्सिफिकेशन ये आपके शुष्क जलवायु में होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का संचय होता है, ठीक है, यानी कि जमाव हो जाता है।
अधिक जो है धूप आपको जो है मरुस्थल में देखने को मिलती है, उसकी वजह से पानी उड़ता है, पानी बाहर निकल जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी में जमा हो जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ सफेद गांठों के साथ चूनेदार मिट्टी का निर्माण होता है। कैल्शियम एक चूनाई तो होता है, तो कैल्शियम से चूनेदार मिट्टी का निर्माण होता है। जहां पर लवण होते हैं तो लवणों का जमाव हो जाता है। ठीक है, जो घुलनशील लवण है उनका जमाव हो जाता है शुष्क क्षेत्रों में, तो फिर आपके लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लवणीकरण कहते हैं। एल्केलाइन यानी कि उच्च सोडियम सामग्री वाली जो मिट्टी होती है जिसमें सोडियम के लवण होते हैं, ठीक है, ये भी आपके लवणी है लेकिन यहाँ पर सोडियम पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, ये वाले जो कण होते हैं ये आकर जमा हो जाते हैं मिट्टी में, तब हम एल्केलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, खराब संरचना वाली सोडिक मिट्टी का निर्माण यहाँ से होता है। ठीक है, कौन सी मिट्टी का निर्माण हो रहा है? सोडिक मिट्टी का निर्माण हो रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की बात करें तो 5 कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, कितने कारक? 5 कारक प्रभावित करते हैं मिट्टी निर्माण को। इनको आप जरूर रट लेना, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, बात करें 5 कारकों की तो जो है सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो आपके डोकोचेव है इन्होंने जो है 3 ही कारक दिए थे। एक क्लाइमेट दिया, एक इन्होंने बायोस्फीयर दिया और एक इन्होंने कहा कि आपके जो है जो हम कहते हैं मुख्य रूप से रिलीफ के रूप में इन्होंने कहा था। ठीक है, क्या कहा था? पेरेंट मटेरियल। रिलीफ बाद में ऐड हुआ था, पेरेंट मटेरियल। ठीक है, ये 3 ही कारक थे, लेकिन जैसे जैसे संशोधन हुआ बाद में एक रिलीफ और ऐड किया गया और एक टाइम और ऐड किया गया जोनी द्वारा। ठीक है, तो ये 5 चीजें किसने ऐड की? जोनी ने ऐड की। फिर जोफे नाम के वैज्ञानिक ने इनको डिवाइड कर दिया, कहा कि कुछ एक्टिव होते हैं यानी कि एक्टिव फैक्टर होते हैं और कुछ पैसिव फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक्टिव में कहा कि जो आपके क्लाइमेट है और बायोस्फीयर है ये दोनों एक्टिव में आएंगे। ठीक है, और पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और आपका जो टाइम है ये किस में आएंगे? पैसिव में आएंगे। ये सारी बातें हुई थी। अब इनके बारे में एक एक बातें हम समझ लेते हैं होते क्या है। सबसे पहले पेरेंट मटेरियल की बात करते हैं। मूल सामग्री वह चट्टान या अवसाद है जिसमें मृदा उत्पन्न होती है। मूल सामग्री के खनिज, बनावट, रासायनिक गुण मृदा की उर्वरता संरचना को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट से उत्पन्न मृदा आमतौर पर अम्लीय होती है, जबकि चूना पत्थर से उत्पन्न मृदा आमतौर पर क्या होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल यह डिसाइड करता है कि कैसी मिट्टी बनेगी। ठीक है, पेरेंट मटेरियल जैसा होगा उसी प्रकार की मिट्टी बनेगी। ठीक है, मान लो ग्रेनाइट है तो वहां से अम्लीय मिट्टी बनेगी। बेसाल्टिक सॉइल जो आपकी रॉक्स थी तो उनसे फिर बेसिक मिट्टी बनेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि पेरेंट मटेरियल कैसा था। दूसरा आ जाता है जलवायु। अभी हम देख रहे थे लेटेराइजेशन, अभी हम देख रहे थे पोर्टजोलाइजेशन, अभी हम कह रहे थे सेलिनाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस किस पे डिपेंड कर रही है? ये वहां के क्लाइमेट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्लाइमेट में बारिश ज्यादा हो रही है तो लेटेराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, क्लाइमेट में बारिश नहीं हो रही है तो एल्केलाइजेशन, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्सिफिकेशन, इनका जमाव हो रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट भी डिपेंड करती है कि कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, तो जलवायु मृदा निर्माण की गति, नमी की उपलब्धता, जैविक अपघटन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्म आर्द्र जलवायु तेज अपक्षय और जैविक सामग्री के टूटने को बढ़ावा देती है, जबकि शुष्क जलवायु में मृदा निर्माण धीरे धीरे होता है। तो जो शुष्क जलवायु है उसमें पानी नहीं है, उसमें टेम्परेचर भी सही नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहती है, निर्माण धीरे धीरे होता है। जो जैविक पदार्थ है जहां पर आपको पानी भी ज्यादा मिलेगा और टेम्परेचर भी मिलेगा, वहां पर क्या होता है? जैविक पदार्थ जल्दी से टूटते हैं और मिट्टियां जल्दी से निर्मित होती है। ठीक है, जैसे लेटेराइजेशन वाली मिट्टी वेल जो है आपके, हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से ड्रेनेज क्या पूरी तरह से वेदर्ड सॉइल होती है, यानी कि वेदरिंग वहां पर कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि वहां की क्लाइमेट ही ऐसी है, सारी प्रोसेस जल्दी जल्दी चलती है। तो वो बातें हैं, ये क्लाइमेट पे भी निर्भर करता है। इसके बाद में टोपोग्राफी। देखो, टोपोग्राफी का मतलब होता है ढलान। ठीक है, टोपोग्राफी या इसी को हम रिलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलीफ। तो टोपोग्राफी का मतलब होता है ऐसी ढलान। अब ढलान जितनी ज्यादा तीव्र होगी तो कण उतने ही जल्दी लुढ़क के आएंगे, तो उनका निर्माण धीरे होगा, यहाँ पर सोइल प्रोसेस धीरे चलेगा। और जितनी ज्यादा ऐसे होगी, ठीक है, ढलान जितनी ज्यादा कम जो है आपको देखने को मिलेगी उतनी ही ज्यादा मिट्टी का निर्माण सही होगा। भूमि का आकार, ढाल पानी के बहाव और जैविक पदार्थ के संचय को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तेज ढलान वाली मिट्टी में अपरदन के कारण मृदा खो जाती है, यानी कि मृदा का निर्माण धीरे होता है, जबकि समतल भूमि में मृदा जमा होने की संभावना अधिक होती है और गहरे परतों का विकास होता है, यानी कि यहाँ पर मिट्टी का सही निर्माण
होता है। जो आपके समतल भूमि है उसमें मिट्टी का सही निर्माण होता है। आगे बात समझ में, स्टीप स्लोप जो तीव्र ढाल होती है उसमें मिट्टी धीरे धीरे बनती है या कम बनती है। जैविक पदार्थ की बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके वो भी प्रभावित करते हैं, पेड़ पौधे भी प्रभावित करते हैं। ये सारे ही बायोस्फीयर में या ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मृदा निर्माण पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों से प्रभावित होता है। पौधे जैविक पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं और केंचुए जैसे जानवर मृदा को मिलाकर वातन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों को तोड़ने और हुमस के निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीवों का काम है। इसके अलावा पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो है आपके चट्टानों को और इनको तोड़ते हैं, उनमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं। ठीक है, जिससे प्रोसेस फास्ट होती है। इसके अलावा जो कुछ छोटे मोटे चींटियां हैं, इसके अलावा केंचुए हैं, ये भी मिट्टी में एरेशन बढ़ाने का काम करते हैं, मिट्टी को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस में भाग लेते हैं। इसके बाद में आता है टाइम। टाइम भी लगना जरूरी होता है। हम ये कहते हैं कि मृदा निर्माण एक बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, ये 1-2 दिन का काम नहीं है कि 2 दिन में 2 साल में हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो आपकी मिट्टी है उसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब लंबा टाइम लगता है मिट्टी निर्माण होने में। तो वही बात है कि यहाँ पर जिसमें लंबा समय लगता है, सैकड़ों व हजारों साल लग जाते हैं, समय के साथ मृदा अधिक विकसित और उर्वर होती है, क्योंकि अपक्षय, जैविक अपघटन और लीचिंग की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता है मृदा का निर्माण होता रहता है, सॉइल का निर्माण होता रहता है। तो वो सारी चीजें इसमें शामिल होती है। ठीक है, पांचों कारक समझ में आ गए कैसे कैसे प्रभावित कर रहे हैं मिट्टी के निर्माण को। ठीक है, रॉक्स जो आपके पेरेंट मटेरियल है वो कैसे कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कह रहे हैं कि आपका जो स्टीप है वो कैसे कर रहा है, जो माइक्रोब्स है वो कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझा के आना है। इसके बाद में आ जाता है आपके रॉक्स एंड मिनरल्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसकी बात करेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, बात करें चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, किसकी बात करेंगे, चट्टानों के वर्गीकरण। इग्नियस रॉक, ठीक है, आग्नेय चट्टानों में पिघले हुए मेग्मा। ठीक है, माग्मा नहीं है, यहाँ पर लिख लेना मेग्मा। मेग्मा का मतलब होता है लावा। नाम सुना होगा, लावा कंपनी मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप समझो कि सर लावा कंपनी वाले मोबाइल की बात कर रहे हो क्या, वो नहीं है। लावा का मतलब होता है मिट्टी के अंदर जो आपकी ये पृथ्वी है ना, इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो 4000 5000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और उस पे अधिकतर जो आपकी धातुएं होती है वो भी पिघल जाती है। ठीक है, पिघल कर क्या बना लेती है, एक लिक्विड बना लेती है, उसको हम लावा बोलते हैं। ठीक है, उसको हम मेग्मा बोलते हैं। तो वो मेग्मा क्या होता है, वो मेग्मा बाहर आएगा, ठोस रूप में बदलने से बनती है। ठीक है, ये बाहर आएगा, बाहर आकर जमा हो जाएगा, तो यहाँ से चट्टानों का निर्माण इग्निय चट्टानों का होगा। इसके 2 प्रमुख प्रकार होते हैं, एक तो आंतरिक होती है जो कि पृथ्वी के अंदर ही दब के रह जाती है, और जैसे ग्रेनाइट हो गई, और एक बाह्य होती है जो पृथ्वी के बाहर आ जाती है, जैसे कि बेसाल्ट हो गई। ठीक है, क्या होता है, मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। ठीक है, मान लेना है, आपको दिख नहीं रही होगी ऐसी, आप कहोगे ये क्या पृथ्वी बनाई है सर। ठीक है, तो पृथ्वी थोड़ी सी ठीक बना देते हैं, ये मान लो पृथ्वी है। ठीक है, अब इसमें से कहीं से भी जो है ज्वालामुखी थोड़ी सी फटती है, और फटकर यहाँ पर आकर मेग्मा जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आकर मेग्मा जमा हो गया। अब ये जो मेग्मा है कुछ मात्रा में तो बाहर आ गया, और कुछ मात्रा में अंदर जो है प्लेटों के रूप में जमा हो गया। तो जो बाहर आके जमा हो गया, ये आपके बाहरी क्या है, बाह्य जो है आपके बाह्य चट्टानें बन गई है, इग्नियस बाह्य चट्टानें। और ये जो अंदर ही रह गया है, ये आपके आंतरिक चट्टानें बन गई है, जो कि ग्रेनाइट का उदाहरण कहलाती है। ठीक है, ग्रेनाइट सुना होगा आपने, जो है आपके, हम कहते हैं कि ग्रेनाइट काफी महंगा पत्थर होता है। ठीक है, और जो है फर्श में इनमें काम में लेते हैं, देखा होगा आपने, नॉर्मली महंगा आता है। ठीक है, तो वो ग्रेनाइट कहाँ से निकलता है, अंदर पृथ्वी की सतह से निकलता है, और जो बेसाल्ट होती है वो बाहर से निकलती है। ठीक है, ये बेसिक नेचर की होती है, ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, तो जो आपकी ये पहले वाली जो चट्टानें हैं, यही आगे टूटकर क्या बनाती है, सेकेंडरी चट्टानें या सेडिमेंट्री चट्टानें बनाती है। ठीक है, वो उनको हम प्राइमरी भी कह सकते हैं, इनको हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है,
तो जैसे ही जो आपकी आग्नेय चट्टानें है पहले वाली, वो पानी के साथ या किसी भी कारण से टूटकर जो है बहकर दूसरी जगह आ जाती है, वहां आकर ये क्या बनाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती है। तो अवसादी चट्टानें अवसादों जैसे बालू, कीचड़ और जैविक सामग्री के संचय से बनती हैं। समय के साथ ये अवसाद संकुचित हो जाते हैं और ठोस चट्टान में बदल जाते हैं। सामान्य उदाहरण के लिए सैंडस्टोन हो गया, चूना पत्थर हो गया, सेल हो गया, ठीक है, ये इसी के उदाहरण है, सेडिमेंट्री के ही उदाहरण है, ठीक है। तो ये किससे निर्मित हो रही है, प्राइमरी सेल से, जो पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, जो आपके हम कह रहे हैं कि इग्नियस रॉक जो होती है उसी से निर्मित होती है। कौन सी, आपके ये वाली सेडिमेंट्री रॉक। फिर आती है मेटामॉर्फिक रॉक, ये है ना इन दोनों से ही बनती है, इससे भी बनेगी, ऊपर वाली से भी बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी, तो इनके लिए एक विशेष टेम्परेचर और एक विशेष प्रेशर की जरूरत होती है, ठीक है, दोनों चीजों की जरूरत होती है। परिवर्तनीय चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानें आग्नेय अवसादी दोनों चट्टानों से बनती है जब इन्हें उच्च दाब और तापमान के संपर्क में लाया जाता है, यानी कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है, और दाब भी क्या होना चाहिए, प्रेशर भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उस टाइम पे ये बनती है, जिससे खनिज संचय और संचारण में बदलाव हो जाता है, जैसे कि संगमरमर, चूना पत्थर हो गया, स्लेट, सेल हो गया, ठीक है, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है, जो सेल होती है उससे स्लेट बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक सिस होती है, ये भी जो है आपके क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक ही होती है। तो अलग अलग प्रकार की रॉक से निर्मित होती है और अलग अलग प्रोसेस से बनती है, ठीक है, ये यहाँ पर उच्च दाब और तापमान से बन रही है। इसके बाद में आ जाता है खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, खनिजों को भी वैसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी दो भागों में बांटते हैं। एक खनिजों का प्रकार आप पढ़ लेना पहले यहाँ पर, प्राथमिक प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। प्राथमिक क्या होते हैं, ये सीधे रॉक्स से बनते हैं, रॉक्स से जो सीधे बनेंगे वो प्राइमरी है, और जो प्राइमरी से बनेंगे वो द्वितीयक है। आ गई बात समझ में, रॉक से बनने वाले क्या है, प्राथमिक खनिज है, ठीक है, और जो प्राथमिक से बन रहे हैं वो द्वितीयक खनिज है, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। इसके अलावा एक सिलिकेट मिनरल होते हैं। सिलिकेट खनिज पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इनमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। सामान्य सिलिकेट खनिजों में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। मिका की जगह क्या लिखोगे आप, माइका लिखोगे, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये तीनों इसके उदाहरण है, किसके, सिलिकेट वालों के। नॉन सिलिकेट यानी कि इनमें सिलिका नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो गैर सिलिकेट में ना ही तो सिलिकॉन होता है ना ही ऑक्सीजन होता है, इसमें कार्बोनेट होते हैं जैसे कैल्साइट, ऑक्साइड होते हैं जैसे कि मैग्नेटाइट, सल्फेट होते हैं, ठीक है। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, नॉन सिलिकेट मिनरल बनाते हैं, ठीक है। तो इनके उदाहरण और इनके उदाहरण दोनों के ध्यान रखने हैं। जिनमें सिलिका है वो सिलिकेट है, जिनमें सिलिका नहीं है वो आपके नॉन सिलिकेट है, ठीक है। इसके बाद में आ जाती है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी और इसके इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। पहले कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है, आपके मान लो ये कले का कण है, कले की बात कर रहा हूँ, कले का मतलब बिल्कुल छोटे वाले कण, सबसे छोटे वाले कण, उसकी बात कर रहा हूँ। कले के ऊपर क्या होता है, माइनस आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश है ये, ठीक है। अब ये क्या करता है, माइनस होने की वजह से अधिकतर 2+ को, मैग्नीशियम 2+ को, सोडियम को, पोटेशियम को, ठीक है, इसके अलावा NH4+ को, इनको क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। इसमें आयरन भी आता है, आयरन +2 को, इनको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित, चिपका के रखता है अपने ऊपर, ठीक है। तो चिपका के रख लिया, पहली बात। दूसरी बात, जब ये जड़ के कांटेक्ट में आते हैं, मान लो यहाँ से एक जड़ गुजर रही है, ठीक है, एक जड़ का एक छोटा सा तंतु यहाँ से गुजर रहा है। अब ये जब जड़ के कांटेक्ट में, क्योंकि सॉइल सॉल्यूशन में ये घुल जाते हैं, कले छोटे होते हैं, तो पानी जैसे ही हम सिंचाई करते हैं उसके साथ में ये घुल जाते हैं, सॉइल सॉल्यूशन में ये घुलकर इधर उधर जो है डोलते रहते हैं। अब ये कभी ना कभी जड़ के कांटेक्ट में आएंगे। अब जैसे ही ये जड़ के कांटेक्ट में आएंगे तो जड़ क्या करती है, बाहर H+ भेज देती है, ठीक है। बाहर क्या भेज देती है, अंदर से H+ आयन भेज देती है। अब मान लो यहाँ पर कैल्शियम लेना है जड़ को, तो वो 2H+ भेजती है, ठीक है। तो 2H+ आकर यहाँ जुड़ जाते हैं और कैल्शियम अंदर चला जाता है, ठीक है। ये जो आयन एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, ये जो आयन एक्सचेंज हुआ है ये कैटाइन में हुआ है, धन आयन में हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को हम कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। आगे बात समझ में, तो ये किन किन के मध्य हो रहा है, जड़ के मध्य में और सोइल सॉल्यूशन के मध्य में, ठीक है। सोइल सॉल्यूशन के और
कले के मध्य में, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य में ये होता रहता है, ठीक है। पहले जो कण है वो पानी में जाएगा, फिर पानी से जड़ में आएगा, जड़ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। इस प्रकार से जो है सॉल्यूशन के द्वारा जो है एक्सचेंज होता रहता है। तो कभी भी जो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या किसी भी प्रकार का आयन एक्सचेंज होने के लिए पानी का होना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिंचाई टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। प्लांट के लिए भाई वैसे तो जरूरी है ही पानी वाष्पीकरण के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए, लेकिन इस प्रकार के प्रोसेस के लिए भी जरूरी है जो कि प्लांट को आगे चल के न्यूट्रिएंट देने का काम करती है, ठीक है। तो इसलिए भी हमें पानी देना चाहिए। अब समझ लेते हैं इसको, यहाँ पर ध्यान देना है। क्या है कैटायन विनिमय क्षमता? मृदा की वह क्षमता है जो कि सकारात्मक आवेशित आयनों कैटायंस को पकड़ने, आदान प्रदान करने की होती है, ठीक है। यानी कि एक तो होल्ड रखती है और जब प्लांट को आवश्यकता होती है उसको देने का काम करेगी। ये इन आयनों में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम को देने का काम करती है, ठीक है। इनको एक्सचेंज करती है। इंपोर्टेंस क्या है? तो इंपोर्टेंस तो अब आपको समझ में आ ही जाएगा। एक तो भाई पोषक तत्वों को ये धारण रखते हैं, ठीक है। जो आपके छोटे जो ये है जिनको हम कले बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को धारण करते हैं, यानी कि होल्ड रखते हैं, जिससे कि पौधे को जब आवश्यकता होती है तब अवेलेबल हो पाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ज्यादा सीईसी का मतलब होता है कि मृदा अधिक पोषक तत्वों को पकड़ सकती है, जिससे कि लीचिंग कम होती है और पौधों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। सॉइल फर्टिलिटी, उच्च सीईसी होने वाली मृदाओं में अधिक उर्वर होती है क्योंकि वे अधिक पोषक तत्वों को पकड़कर रखती है और पौधों को अवेलेबल करवाती है। बफरिंग कैपेसिटी, ज्यादा सीईसी होने वाली मृदाओं की पीएच में बदलाव को बेहतर तरीके से सहन कर पाती है, जिससे पोषक तत्व असंतुलित रूप से जो असंतुलन को रोका जा सकता है, ठीक है। यानी कि इनकी क्या होती है? बफरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। ये है ना पीएच मान के परिवर्तन का विरोध करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इफेक्ट ऑन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर पे क्या इफेक्ट आता है? तो ज्यादा सीईसी वाली मृदाओं में खाद का उपयोग कम बारी किया जाता है क्योंकि ये पोषक तत्वों को क्या करती है? लंबे समय तक पकड़ के रखती है। तो बार बार आपको पोषक तत्व नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, इसको जरूर आप ध्यान रखना। जो सीईसी है एक छोटी टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है, इसका इंपोर्टेंस भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार एनायन एक्सचेंज भी होता है, ठीक है। जो माइनस वाले कण होते हैं वो जब एक्सचेंज होते हैं तो उसको हम एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें एक जैसी होती है, ज्यादा अंतर इनमें होता नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग? वेदरिंग से आप क्या समझते हो? इसके टाइप्स को बताइए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग होती क्या है। तो वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों का विघटन गुलन होता है। ये एक धीरे होने वाली प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है, जिसमें चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। ये वेदरिंग के लिए जिम्मेदार शक्तियां भौतिक बल जैसे कि तापमान, रासायनिक प्रक्रियाएं जैसे कि अम्लीय वर्षा, जैविक गतिविधियां जैसे कि पौधों की जड़ें, इनसे होती है। यानी कि वेदरिंग को आप सिंपली ऐसे समझो, ठीक है, कि चट्टानों का टूट जाना वो वेदरिंग होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी चट्टानें थी, छोटे छोटे भागों में टूट रही है, यही क्या है? आपका वेदरिंग कहलाता है। इस पे तापमान का भी फर्क पड़ता है, इस पे सूक्ष्म जीवों का भी फर्क पड़ता है, पेड़ पौधों का भी फर्क पड़ता है, क्लाइमेट का भी फर्क पड़ता है। हर चीज जिसको प्रभावित करती है उन सब की हम चर्चा करेंगे। टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग, यानी कि जो फिजिकल कारक है, फिजिकल कारक में क्या क्या आ गया? एक तो टेम्परेचर आ गया, एक आपका वाटर आ गया, ठीक है। क्या आ गया? वाटर आ गया। इसके अलावा हम कहते हैं कि टेम्परेचर, डेंसिटी हो गई, ठीक है, डेंसिटी हो गई। इसके अलावा फिजिकली और चीजें कौन सी? ह्यूमिडिटी प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? फिजिकली प्रभावित करती है, ठीक है। लाइट हो गई, ये सब तो ये क्या करती है? फिजिकली प्रभावित करती है। इनकी हम बात कर लेते हैं। तो फिजिकली कारकों से होने वाली जो वेदरिंग है वो फिजिकल वेदरिंग है। इसमें सबसे पहले फ्रिज थेव प्रोसेस, यानी कि ये क्या होती है? जब पानी चट्टानों में दरारों में प्रवेश करता है, ठीक है। क्या करता है? मान लो ये चट्टान है, चट्टान में एक छोटी सी दरार थी, इसमें पानी अंदर आ गया, ठीक है। अब ये जमा हो जाता है। जम जाना का मतलब इसमें जैसे टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि पहाड़ों पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर कम होगा ये अपना आकार को बढ़ाती है। बर्फ का क्या नेचर होता है? उसका घनत्व बढ़ जाता है। जब बर्फ जमा होती है, जम जाती है, तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये जमा होकर क्या करती है? वो फैल जाती है और इस फैलाव से चट्टानों पर दबाव पड़ता है जिससे वह टूट जाती है। तो ये जो दरारें होती है ये फैल फैल कर बड़ी हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि चट्टान दो भागों में टूट जाएगी।
फिर उसको तोड़ेंगे, फिर जो है आधी हो जाएगी, उसकी आधी, उसकी आधी, इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है। इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, तो चट्टानें गर्म होगी तो वो फैलेगी, फिर से ठंडी होगी वो संकुचित होगी, तो बार बार गर्म और ठंडी होने की वजह से इनमें दरारें उत्पन्न हो जाती है और वो दरारें धीरे धीरे टूटना प्रारंभ कर देती है। इसके अलावा परतों का टूटना, ऊपर से जब इस प्रकार का तापमान में बदलाव होता है तो चट्टानों की जो ऊपर वाली परतें होती है, ठीक है, ये उतरना स्टार्ट हो जाती है, प्याज की परतों की तरह दिखाई देती है। इसको हम जो है लेयरिंग ऑफ ओनियन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो चट्टान होती है वो ऊपर वाली एक छोटी सी परत को तोड़ती है, चारों ओर से परत टूटती रहती है। ठीक है, जैसे आपका प्याज होता है, प्याज की एक लेयर होती है, ठीक है, छिलका उतार कर हम प्याज को अंदर से देखते हैं, बहुत सारी लेयरों में बटा हुआ रहता है, तो उसी प्रकार जो वेदरिंग होती है तो इसको ओनियन लाइक वेदरिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर आ गया एब्रेशन, घर्षण भी होता है। ठीक है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा बर्फ के कणों से निरंतर गति से घिसते रहते हैं और घर्षण के कारण चट्टानों की सतह क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है और अंततः टूट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपके फिजिकली सारी क्रियाएं होती रहती है। ठीक है, पहाड़ों में ये चलती रहेगी। अब केमिकली क्या होगा, तो केमिकली कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होगी। ठीक है, केमिकली मुख्य रूप से जो पानी है, हवा है, अम्ल है, इनसे अभिक्रियाएं होती है, तो केमिकल अभिक्रियाओं को भी देख लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जब वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें खनिज और पानी के बीच में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण स्वरूप फेल्डस्पार पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और मिट्टी में खनिजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पानी क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, पानी H+ में और OH- में टूट जाएगा और ये आयनों से जाकर जुड़ जाएगा, किसमें, मिनरल के आयनों से। ठीक है, और उनको भी तोड़कर चेंज कर देगा, तो ये प्रोसेस आपकी क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन जाकर मिनरल्स से मिलती है और वहां पर नए मिनरल्स का निर्माण कर देती है। कार्बोनेशन में क्या होता है, CO3- जो होता है, ठीक है, यह आपके कार्बोनेट आयन है, ये अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, ये पानी से और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वर्षा में पानी से मिलती है और ये कार्बनिक अम्ल बना लेती है। ठीक है, कार्बनिक अम्ल बना लेती है, ये अम्ल भी क्या करता है, अभिक्रिया करता है और मिट्टी को तोड़ने का काम करता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का इनमें निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा घुलनन, सॉल्यूशन भी होता है, डिसोल्यूशन। कुछ खनिज सीधे पानी में घुल जाते हैं, उदाहरण के लिए नमक पानी में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है, जिससे चट्टानों का विघटन होता है, इससे चट्टानों का क्या होता है, टूटती है। तो ये प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, आपकी वेदरिंग की जो प्रोसेस है वो दो ही प्रकार की होती है, एक तो फिजिकल वेदरिंग, एक केमिकल वेदरिंग, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, 3 भागों में। कुछ तो कहते हैं कि बायोलॉजिकल वेदरिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल एजेंट होती है। ठीक है, प्रोसेस के वही हो रही है, फिजिकल और केमिकली हो रही है, लेकिन ये एजेंट होते हैं और कुछ इनको अलग से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, जैविक अपक्षय जीवित जीवों द्वारा होता है, जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ये जीव चट्टानों को भौतिक रूप से तोड़ सकते हैं, ऐसे अम्ल उत्पन्न कर सकते हैं जो कि रासायनिक रूप से चट्टानों को बदल देते हैं। ठीक है, इनके कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं, जैसे कि रूट एक्सपांशन। जो आपके पौधे हैं, पौधे अपनी जड़ें फैलाएंगे तो जो चट्टानों में जो दरारें हैं उनके अंदर जड़ों को ठूंस देंगे। ठीक है, और उनकी जड़ों की साइज भी बढ़ती रहेगी। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, दरार बढ़ेगी तो एक दिन चट्टान टूट जाएगी। तो पेड़ पौधे इस प्रकार से काम करते हैं। दूसरा, माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये कुछ जो है एसिड्स स्रावित करते रहते हैं। ठीक है, मान लो सूक्ष्म जीवों का अपशिष्ट मान लो, या इनसे निकलने वाले कुछ एसिड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके चट्टानों को तोड़ते रहते हैं, बारीक बारीक भागों में तोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो वहां से भी विघटन होता है। इसके अलावा एनिमल एक्टिविटी, जो आपके खुदाई करने वाले कीड़े हैं, कृमि है, छोटे जानवर है, ठीक है, चूहे हैं, ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को खोदते रहते हैं। ठीक है, मिट्टी को क्या करते रहते हैं, खोदते रहते हैं, इधर उधर गमन करते रहते हैं, उसकी वजह से मिट्टी पर जोर पड़ता है, जो चट्टानें हैं उन पे जोर पड़ेगा और वो टूटकर छोटे भागों में बदल जाती है। ठीक है, तो एनिमल्स भी क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं और इन सबको हम क्या मानते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट मानते हैं सोइल फॉर्मेशन के। ठीक है, ये आपके किस में भाग लेते हैं, ये आपके मुख्य रूप से जो वेदरिंग की प्रोसेस है उसमें भाग लेते हैं। आ गई बात समझ में, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में आ जाता है व्हाट आर सोइल कॉलोइड्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, देयर रोल इन बफरिंग ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। ठीक है, इन सब को समझाना है।
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर सॉइल कोलॉइड्स। कोलॉइड्स होते क्या है, ठीक है, इनकी बात हम कर लेते हैं। देखो कोलॉइड्स क्या होते हैं, सॉइल के छोटे छोटे कण ही होते हैं, ठीक है। नॉर्मली कले के कण ही होते हैं, लेकिन कले से भी छोटे होते हैं, ठीक है। कले का आकार हम क्या मानते हैं, कले का आकार हम 0.02 mm से छोटा मानते हैं, ठीक है। ये कले का आकार मानते हैं, लेकिन ये कले से भी छोटे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनसे भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो इनको हम 0.001 mm से भी छोटे मानते हैं। हम ये कहते हैं कि जो आपके ये होते हैं कोलॉइड्स होते हैं वो इससे भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे कोलॉइड्स, ये वे बहुत छोटे कण हैं जो कि मृदा में पाए जाते हैं, जिनका व्यास 0.02 mm से कम होता है। ये कण मिट्टी, हुमस, खनिज से बने होते हैं, ठीक है। यानी कि मिट्टी के कण जैसे कले के कण हो सकते हैं, हुमस के कण हो सकते हैं, खनिजों के छोटे कण हो सकते हैं, जिनकी सतह क्षेत्र आकार के मुताबिक बहुत बड़ी होती है। यानी कि इनकी जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है, तभी तो ये अभिक्रिया कर पाते हैं, ठीक है। मृदा कोलॉइड की क्षमता होती है कि ये पानी, पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों को आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनके आकार और इलेक्ट्रोकेमिकल गुण बहुत छोटे होते हैं। ये मृदा की उर्वरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा और पौधों के बीच में पोषक तत्वों का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। अभी हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात कर रहे थे ना, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा कोलॉइड्स के द्वारा ही होती है, ठीक है। कोलॉइड्स ही उसको करते हैं, क्योंकि वही सबसे छोटे कण होते हैं। तो जो छोटे कण होते हैं वो कोलॉइड्स है, तो कोलॉइड्स क्या करते हैं, सीईसी में विभाग लेते हैं। अब सीईसी कितनी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसके अलावा ये पानी को भी होल्ड रखते हैं, इसके अलावा ये और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो कोलॉइड्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इनके प्रकार की बात करें तो वैसे तो हम इनको दो भागों में बांटते हैं। जो कोलॉइड्स हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो आपके ऑर्गेनिक कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, एक तो क्या होते हैं ऑर्गेनिक कोलॉइड्स, और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कोलॉइड्स और इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स दोनों को दो भागों में बांटते हैं, लेकिन इनमें फिर उदाहरण आ जाता है। ऑर्गेनिक में हम हुमस मानते हैं उदाहरण, ठीक है। ऑर्गेनिक में कोलॉइड रेंज में कौन आता है, हुमस आता है। इनऑर्गेनिक में एक तो आपके कले कोलॉइड आएंगे, यानी कि कले के कण आ जाएंगे, और दूसरा एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड आ जाएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम आयरन के आ जाएंगे, ऑक्साइड्स आ जाएंगे, ये भी कले का काम ही करते हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं ये इन उदाहरणों के हिसाब से दिए गए हैं, ठीक है। बाकी प्रकार दो ही होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो वो आप उस हिसाब से ऐड कर लेना। यहाँ पर बात करेंगे मिट्टी के कोलॉइड्स, ठीक है। यहाँ पर इनका क्या नेचर होता है, कले, तो ये क्या करते हैं, क्ले कोलॉइड आर द मोस्ट टाइप ऑफ द सोइल कोलॉइड्स, यानी कि सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। दे आर टाइनी पार्टिकल विद द नेगेटिव चार्ज, यानी कि इन पे क्या पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कैपेबल फॉर द अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। इनकी कैपेसिटी क्या होती है, ये अधिक मात्रा में पानी को होल्ड रख पाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट है उनको भी होल्ड रख पाते हैं। क्ले कोलॉइड हैव हाई सरफेस एरिया विच अलाउ टू द डेम स्टोर एंड एक्सचेंज न्यूट्रिएंट। इनके पास क्या होता है, क्योंकि छोटे होने की वजह से इनके पास एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। ह्यूमस भी इसी प्रकार का होता है, ये आपका ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, और ये डिकम्पोजिशन से बनता है प्लांट और एनिमल के मटेरियल से, ठीक है। इसकी जो है हाई सीईसी होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी हाई होती है। साथ में अलाउ देम द बाइंड ऑफ न्यूट्रिएंट को बांधना, मेकिंग देम अवेलेबल टू प्लांट को प्रोवाइड करवाना, ये इसका काम होता है। ह्यूमस कोलॉइड आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्रोवाइडिंग सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी में और स्ट्रक्चर में भी इसका रोल होता है। और ह्यूमस को तो हम मानते हैं दोस्तों कि ये स्टोर हाउस है, ठीक है, स्टोर हाउस है किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या होता है, स्टोर हाउस का काम करता है। सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट को अपनी ओर आकर्षित करता है, उनको बाइंड करके रखता है और पौधे को अवेलेबल करवाता है। तो ये आपका सोइल का क्या हो गया, स्टोर हाउस हो गया, किसके लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। आयरन और एल्यूमिनियम की बात करें तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दीज कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ मिनरल आर द कॉमनली इन एसिडिक सॉइल, एसिडिक में होते हैं। दे हैव द पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैन अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रिएंट लाइक फास्फोरस, दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन एसिडिक सॉइल, ये एसिडिक सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एसिडिक सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करवाने का काम
करते हैं और मिनरल्स की वेदरिंग द्वारा निर्मित होते हैं। तो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, वही बातें जो मैंने बताई है सारी यहाँ पर लिखी हुई है, आप दोबारा से इनको देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में रोल ऑफ सॉइल कोलॉइड्स इन बफरिंग ऑफ WHC एंड NEU, यानी कि क्या होता है, जो सोइल कोलॉइड्स है उनका क्या रोल होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में और न्यूट्रिएंट यूज में और साथ में बफरिंग में। ठीक है, बफरिंग को भी हम अलग ही कर लेते हैं, बफरिंग ऑफ नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना कि रोल ऑफ सोइल कोलॉइड्स इन बफरिंग WHC एंड NEU, तीनों में क्या रोल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे कि जो आपके कले हैं, ठीक है, कले के जो छोटे कण है वो, इसके साथ जो ह्यूमस है वो, इनका ये नेचर होता है कि ये पानी को ज्यादा से ज्यादा अपनी सतह पर इकट्ठा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये क्या कर लेते हैं, पानी को अपने चारों ओर क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी लेयर के रूप में एब्जॉर्ब करके रखते हैं। ठीक है, पानी का ये नेचर भी होता है। मान लो पानी में हम अंगुली डुबोते हैं तो अंगुली के साथ में चिपक के पानी आ जाता है, तो पानी का इस प्रकार का नेचर होता है, उसका सरफेस टेंशन होता है, वो जब भी किसी चीज के चिपकेगा तो थोड़ी मात्रा में चिपक के वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो यही नेचर इसका इन कोलोइड्स के साथ भी काम करता है। जब कोलोइड्स के कांटेक्ट में पानी आएगा तो कोलोइड्स एक तो ऐसे हैं, ठीक है, इनका ये नहीं है कि फिक्स ऐसे गोल ही होते हैं, इनका इस प्रकार का जो है नेचर होता है, यानी कि ये इस प्रकार के आकार के होते हैं। अब इन पे जो है पानी ज्यादा अच्छे से होल्ड हो पाता है, ज्यादा अच्छे से जो है इन पे बना रह पाता है, तो ये होल्ड करने में काफी अच्छा जो है इंपॉर्टेंस होता है। साथ में न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी में ये क्या करते हैं, अभी हम कह रहे थे CEC इनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, यानी कि ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी रखते हैं और वो भी बहुत अच्छी रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखते हैं लंबे टाइम तक, और जब पौधे को आवश्यकता होती है तब दे देते हैं। तो किसान जैसे ही यूरिया या DAP डालता है खेत में तो वो जाकर मिट्टी के कणों पर चिपक जाते हैं। ठीक है, और पौधे को जब आवश्यकता होती है तब पौधे को अवेलेबल करवाते हैं, तो इससे न्यूट्रिएंट की यूज इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी को बढ़ाने का काम भी करते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें ही यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इनको आप अच्छे से देख लोगे। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ये बफरिंग कैपेसिटी में भी मदद करते हैं। ठीक है, बफरिंग क्या होती है इसको समझ लो। बफरिंग कैपेसिटी, ठीक है, बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो ये मिट्टी की वह क्षमता है जो कि pH मान का प्रतिरोध करती है, pH मान परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ठीक है, pH मान परिवर्तन का क्या करती है, प्रतिरोध करती है। जैसे मान लो थोड़ी सी लिटिल मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में आपने एसिड या बेस डाल दिया मिट्टी में, तो एसिड की वजह से pH कम होना चाहिए था, लेकिन बफरिंग कैपेसिटी होने की वजह से pH परिवर्तन नहीं होगा। आपने अधिक मात्रा में लवण डाल दिए तो pH बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या हो गया, वो परिवर्तित नहीं हुआ क्योंकि बफरिंग कैपेसिटी पाई जाती है। अब ये बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो मुख्य रूप से जो आपके ये है ह्यूमस है, ठीक है, ये जो ह्यूमस है इसके पास क्या है, कुछ ऐसे ग्रुप है। ठीक है, ये चारों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है ये, तो ये ऑर्गेनिक होने की वजह से इसके पास ऐसे ग्रुप है जो कि H+ को भी आकर्षित करते हैं, OH- को भी आकर्षित करते हैं। तो मान लो H+ की संख्या बढ़ी तो उनको अपनी सतह पर चिपका लेंगे, OH- की संख्या बढ़ी तो उनको भी अपनी संख्या जो है अपनी सतह पर चिपका लेंगे। ठीक है, और इससे ये pH को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बफरिंग कैपेसिटी में भी इनका रोल होता है, pH को बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, और इसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं, सोइल की बफरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन, राइट मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर इन सॉइल, यानी कि मूवमेंट कैसे होता है ये बताओ, और सॉइल के वाटर के कितने प्रकार हैं इनको भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉइल वाटर का क्लासिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन पहले तो ये देखते हैं सॉइल वाटर है क्या। तो सॉइल में हम ये जानते हैं कि कई प्रकार के गुण होते हैं, तत्व होते हैं। ठीक है, एक तो जो है आपके ये है, हम कहते हैं पार्टिकल्स है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में पोर स्पेस है, और पोर स्पेस के बीच में जो पोर स्पेस है उसमें एक तो आपके एयर होती है, ठीक है, एक तो एयर है और दूसरा वाटर है, दोनों पाया जाता है। तो जो वाटर है उसको हम सॉइल वाटर कहते हैं, जितनी मात्रा में पोर स्पेस में वाटर होता है उसको हम सॉइल वाटर बोलते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार का होता है। जैसे ही हम जो है इरिगेशन देंगे
तो पानी क्या होता है, सरप्लस पानी होता है भाई, जो पोर है वो पूरी तरह से फिल हो चुके हैं, भर चुके हैं, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये पानी नीचे जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। तो जो पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे चले गया है वो पानी आपके ग्रेविटेशनल वाटर है, ठीक है। दिस इज वाटर दैट मूव डाउन थ्रू द सोइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो पानी मूवमेंट कर रहा है नीचे की ओर वो आपके ग्रेविटेशनल वाटर है। इट ड्रेन फ्रीली फ्रॉम सोइल इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट। ये जल्दी से पानी जो है मिट्टी से बाहर निकल जाता है और ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। ग्रेविटेशनल वाटर इज टाइपिकली प्रेजेंट इन द लार्ज पोर ऑफ द सोइल एंड मूव क्विकली। जो बड़े छेद है, ठीक है, पोर्स का मतलब क्या हुआ, छिद्र, जो बड़े छिद्र है उनमें ये उपस्थित रहता है, इसलिए लंबे समय तक होल्ड नहीं हो पाता है और जल्दी से निकलकर बाहर चला जाता है। दूसरी बात, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है, ये कुछ समय के लिए मिट्टी में होल्ड रहता है, ठीक है। कैपिलरी वाटर हेड इज स्मॉल पोर ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के छोटे जो पोर्स है, छिद्र है, उनमें पाया जाता है। इज अवेलेबल फॉर द प्लांट, प्लांट के अपटेक के लिए अवेलेबल होता है। इट इज वाटर दैट ड्रोवन अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल बाई कैपिलरी फोर्स, इट इज रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट। इसको क्या होता है, कैपिलरी फोर्स द्वारा होल्ड किया जाता है और ये पौधों को प्राप्त होता है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर फॉर प्लांट। प्लांट के लिए सबसे जरूरी जो फॉर्म है वो आपके कैपिलरी वाटर ही होता है, ठीक है। दूसरा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात कर लेते हैं। जब मिट्टी सूख जाती है, ठीक है, जब मिट्टी में बिल्कुल पानी कम हो जाएगा, उसके बाद में जो पानी बचता है, जो कि आपके एक थिन लेयर होती है, किसके ऊपर, मान लो ये कण है और कण के ऊपर एक छोटी सी पानी की लेयर पाई जा रही है, ठीक है, जिसको पौधे प्राप्त नहीं कर सकते, वो पानी आपका क्या है, हाइग्रोस्कोपिक पानी है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज द वाटर दैट इज द टाइटली बाउंड टू द सोइल पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर चारों ओर से काफी मजबूती से बंधा हुआ है, बाय द अधेशन, एंड इट इज अधेशन फोर्स के द्वारा। इट इज अनेबल फॉर द प्लांट, प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। इट इज फाउंड इन द थिन फिल्म सोरोविंग सोइल पार्टिकल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ठीक है। तो ये चीज होती है। बाउंड वाटर वही केमिकली बाउंड रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, जो आपके सोइल पार्टिकल्स है इनके साथ केमिकली बाउंड हो जाता है, ठीक है, यानी कि कोई भी केमिकल प्रोसेस कर लेता है और बाउंड हो जाता है, ठीक है, बंध जाता है। ये पौधों को अवेलेबल नहीं होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसकी ओर ध्यान देना। अवेलेबल वाटर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये अवेलेबल होता है किसके लिए, वह पोर्शन है पानी का जो मिट्टी में है, और किसके लिए, प्लांट के लिए अवेलेबल है, ठीक है, टू द एब्जॉर्ब। अब आप ये कहोगे सर कैपिलरी वाटर में और इसमें क्या अंतर है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो आपका कैपिलरी वाटर है वो पूरी तरह से पौधों को प्राप्त नहीं होता है, उसका कुछ पोर्शन ही पौधों को प्राप्त होता है, आधा पोर्शन ही पौधों को प्राप्त होगा, आधा अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो कैपिलरी वाटर जो है वो पूरी तरह से पौधों को प्राप्त नहीं होता है, उसका आधा भाग ही प्राप्त होता है, उस आधे भाग को हम अवेलेबल वाटर कह रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, हम अवेलेबल वाटर कह रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, वाटर को हम वैसे है ना दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, वाटर को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हम वाटर को क्लासिफाई करते हैं फिजिकली, ठीक है, कैसे करते हैं, फिजिकली, जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, कैपिलरी हो गया, इसके अलावा हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक हो गया, तीन भागों में बांट दिया। एक हम कहते हैं बायोलॉजिकली, कैसे बांटते हैं, बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकली हम दो भागों में, नॉर्मली तीन भागों में बांटते हैं। एक तो सरप्लस वाटर जो कि आपका निकल जाता है पहले ही, जिसको बोल दिया हमने सरप्लस वाटर, ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर की तरह ही होता है ये। दूसरा होता है अवेलेबल वाटर जो कि पौधों को उपलब्ध होता है, और तीसरा होता है अनअवेलेबल वाटर जो कि पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम इनको तीन भागों में बांटते हैं, बायोलॉजिकली, और तीन भागों में बांटते हैं फिजिकली, ठीक है। तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, बाकी ये वाला सिंपल है तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। कैपिलरी में अवेलेबल वाटर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कैपिलरी वाटर थोड़ा ज्यादा पोर्शन है जो कि आपके ये जो फील्ड कैपेसिटी है वहां से लेकर परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट के बीच में रहता है, ठीक है। ये पूरी तरह से पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन अधिकतर भाग पौधों को उपलब्ध हो जाता है। दूसरा हम कह रहे हैं अवेलेबल वाटर, ये कैपिलरी वाटर का ही वह पोर्शन है, वह भाग है जो कि पौधों को उपलब्ध होता है, ठीक है। तो ऐसे आप इन दोनों को समझ सकते हो, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हिंदी में मैटर सारा दिया हुआ है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अब देखो मूवमेंट कैसे कैसे होता है पानी का, ठीक है। मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट आपके कई प्रकार से होता है, ठीक है। सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि ये आपकी सतह थी, आपने सिंचाई की,
अब पानी क्या करेगा, सबसे पहले एंटर करेगा मिट्टी में, ठीक है। अब ये जो एंटर करता है इसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, पानी एंटर कर रहा है सोइल में सरफेस से, इसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। दूसरी बात, परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है, तो परकोलेशन होता है जब पानी ऊपर से नीचे मिट्टी में आएगा, ठीक है। पानी ऊपर से नीचे मिट्टी में क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल से जाएगा, इसको हम परकोलेशन बोल रहे हैं। एंट्री को इन्फिल्ट्रेशन, नीचे आने को परकोलेशन। दूसरा कैपिलरी मूवमेंट। कैपिलरी मूवमेंट क्या है, तो ये कैपिलरी जो आपका ये है फोर्स है, इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए मिट्टी के कणों के मध्य बंधा रहता है और धीरे धीरे मूवमेंट करता है, ठीक है। उतना जल्दी नहीं निकलता है जितना परकोलेशन वाटर निकल रहा है, ये धीरे धीरे जाता तो नीचे ये भी है, लेकिन ये धीरे धीरे जाएगा, ठीक है, जिससे पौधों को उपलब्ध होने में टाइम मिल जाएगा, पौधे इसको अवशोषित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, मूवमेंट इज अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। एक तो ये क्या करता है, अपवर्ड भी जा सकता है, ये हॉरिजॉन्टली भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द सोइल, ठीक है, ड्यू टू द कैपिलरी फोर्स वाटर मूव थ्रू द स्मॉलर पोर्स ऑफ द सोइल एंड दिस मूवमेंट इज द स्लोअर कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल वाटर। ये धीरे धीरे मूवमेंट होता है। फिर आता है इवापोरेशन, यानी कि पानी का अधिक टेम्परेचर की वजह से उड़ जाना, एटमॉस्फेयर में चला जाना। तो सोइल से क्या होता है, कुछ मात्रा में पानी क्या होता है, रिमूव भी हो जाता है, उड़ भी जाता है, तो वो उड़ने वाला जो पानी है ये इवापोरेशन में आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं। ट्रांसपायरेशन यानी कि वह पानी जो कि कहां से प्लांट की सरफेस से, जो प्लांट की पत्ती है उससे क्या हो जाएगा, निकल के चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि रंध्र होते हैं, ठीक है, और रंध्र से क्या होता है, पानी उड़ता है, ऊपर जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इवापोरेशन में, ट्रांसपायरेशन में भी ध्यान रखना है कि पानी दोनों में क्या कहां से जा रहा है। इवापोरेशन में पानी सतह से जा रहा है, ट्रांसपायरेशन में पानी सरफेस, जो लीफ सरफेस है वहां से जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी दोनों में अंतर होता है। ये यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, इसको भी आप देख लेना। तो यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट ईयर वाला जो मैटर है ये कंप्लीट होता है सोइल साइंस का, ठीक है। ध्यान रखना है, इसमें जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिख के आना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन ये हो सकता है कि क्वेश्चंस जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान लो जो बड़े क्वेश्चन थे वो आपके छोटे क्वेश्चन के रूप में आ जाए, तो फिर आपको उसमें मैटर थोड़ा कम लिख के आना है। बाकी हेडिंग डालना, इसके साथ में एग्जाम्पल से समझाना, ये सारी चीजें बेसिक होती है, इंपॉर्टेंट होती है, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही सारी चीजें लिख के आनी है। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ब्राइट एग्रो क्लासेज पे मिल जाएगी, पहले ही बताया हुआ है। दूसरी बात, हमारे चैनल को आपको क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाना है, ठीक है। अधिकतर जो स्टूडेंट्स है वो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं कौन सा खर्च होता है भाई, करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाए आपके तब तो मान भी ले, लेकिन वो तो फ्री है, वो तो क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो फ्री वाली चीज तो भारतीयों को वैसे ही पसंद है, तो इसको जल्दी से फ्री से अनफ्री कर दो, यानी कि इसको क्या कर दो, आप जो है जोड़ दो अपने साथ, तो उसको दबा देना, ताकि जो है हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे, हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट अवेलेबल करवाते रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।